तो एक बार जोर से हम लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऐसे 150 प्रश्नों का सेशन जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, और ये कई तरह से रिपीट होते हैं। जरूरी नहीं है कि सेशन जो होगा, मतलब जो इसमें क्वेश्चन होगा एज इट इज आएगा, कई बार घुमा के आएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न शायद ही किसी ने अभी तक देखा होगा। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्काट, यानी आर्काट का युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज। ये प्रश्न मतलब हमने पहली बार देखा था इस सेट में, इस सेट में कहीं भी पहली बार देखा था। ठीक है, इसको हम लोग सीज ऑफ आर्काट या फिर आर्काट का युद्ध घेराबंदी करते हैं, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अच्छा, ये डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? ठीक है, पुर्तगाली कब आए थे इंडिया में? 1498। और कोलंबस ने 1492 में खोज किया था किसका? किसका? अमेरिका का। अच्छा, जो आपका वेस्ट इंडीज है, उसका वेस्ट इंडीज नाम क्यों पड़ा? उसको जब खोया गया ना, तो लोग वहां के समझ लिए कि यही इंडिया है। ठीक है, लेकिन वो इंडिया था नहीं। एक्चुअली वेस्ट इंडीज कोई देश अकेला नहीं है। वेस्ट इंडीज जिस आइलैंड्स पे है, वहां बहुत सारे 22 आइलैंड्स है लगभग, उन सबको मिला के वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, तो जो वेस्ट इंडीज की टीम आती है, उसमें सारे खिलाड़ी एक ही जगह के नहीं है, वो लोग अलग अलग जगहों से हैं। उन सबको मिलाकर एक टीम बना दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है वेस्ट इंडीज। जिसमें आपने नाम सुन रखा हुआ कैरन पोलार्ड का नाम सुना है ना, उसने अभी अभी रिटायर्ड लिया। तो यहाँ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सारे फॉर्मेट है, क्रिकेट के सारे फॉर्मेट, इसमें हम लोग करंट अफेयर भी करते जाएंगे। तो क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायर लेने वाला कौन खिलाड़ी अभी हाल ही में? कैरन पोलार्ड। कहाँ खिलाड़ी था? वेस्ट इंडीज। तो हम लोग साथ साथ करंट अफेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहा, खालिस्तान तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे बढ़ती हड्डियों का विकास नहीं हो पाता। कौन सा रोग? सूखा रोग। सूखा रोग जो होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो होता है, सब लोग हमारे पीछे पीछे रिपीट करेंगे जब मैं बोलूंगा। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की जब कमी होती है तो पुरुषों में और बच्चों में, मतलब बड़े लोगों में और बच्चों में, दोनों में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। बीमारियों कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डियां जो होती है वो पतली हो जाती है और कमजोर हो जाती है। इसमें कंसंट्रेशन की कमी होती है। कंसंट्रेशन मतलब जैसे हड्डी पूरा एकदम गठित हो, पूरा सुगठित हो, तो टूटने में टाइम लगता है। जब हड्डी खोखली हो जाएगी तो फट से टूट जाएगी, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों में एक रोग होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमिलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमिलेसिया। ऑस्टियोमिलेसिया में हड्डियां जो होती है वो पतली रह जाती है, उनका विकास कम हो पाता है। तो कई बार आप गांव में बच्चों को देखेंगे, गांव में खास करके देखने मिलता है कि उनका हाथ पैर बहुत ही पतला और पेट ऐसे निकल जाता है। गांव में वो कहावत कहता है, हाथ पैर पतला और पेट नदकोला। वो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। वो कौन सी बीमारी होगी? ऑस्टियोमिलेसिया। और बड़े लोगों में हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो, दो तरह की बीमारी समझ में आई। ये किसी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। आते हैं रतौंधी पे। रतौंधी किस विटामिन का है? विटामिन आते हैं गंडमाला, जिसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। ये किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर या घेंगा या गंडमाला, इसको कई तरह के नाम दे जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मास्टर तो हमने ग्वाइटर पढ़े हुए थे, आ गया गंडमाला, आ गया ग्वाइटर, इस तरह से नहीं, सब नाम एक ही होता है। ठीक है, तो ये कमी किससे होता है? आयोडीन की कमी से। अगला स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन की कमी से, मतलब विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आने लगता है, इसको कहते हैं स्कर्वी। तो विटामिन सी जो है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी बीमारी और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे अधिक आपको विटामिन सी कहां मिलता है? आंवले में। यदि आप आंवले का सेवन करते हैं तो विटामिन सी आपको सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। या फिर जितने भी रसीले फल होते हैं खट्टे, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए आपको खट्टे फल भी खाने चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में उतना पैसे नहीं जुट पाता है कि फल खाएंगे, है ना। तो
हम लोग को अलग अलग तरह का आहार लेते रहना चाहिए, जिससे हमें जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो सबका भरपाई होते रहे। खास करके आपको सोयाबीन का सब्जी या फिर सोयाबीन फुला के तो पक्का रोज खाना चाहिए। उससे क्या होता है, अभी आपका जो एज है वो ग्रोइंग का है, ठीक है, अभी आपकी हड्डियां कॉन्सेंट्रेट होगी, शरीर लंबा होगा, बहुत सब कुछ हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए प्रोटीन सबसे अधिक जरूरी है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के बरी में नहीं, सोयाबीन के दाना में, ठीक है। वो जो हम लोग बरी का सब्जी खाते हैं ना, वो क्या होता है जानते हैं? हाँ, वो खली होता है, खली निकालता है ना पेड़ के, वो खली होता है, तो उसको खाने से फायदा नहीं है, फायदा है पूरा बीज खाइए उसके, उसका स्प्राउट बना के, स्प्राउट समझते क्या होता है? उसका बुना के अंकुरित बीज खाइए, उसका बढ़िया रहेगा, उससे आपको मिलते रहेगा क्या? प्रोटीन मिलते रहेगा। बढ़ते हैं आगे। चेराव नृत्य, ये किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? चेराव कहाँ का? मिजोरम। यहाँ पे कौन सी जनजाति? मीजो जनजाति यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में कौन कौन सा डांस होता है, इसका भी याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है पोपीर। कौन सा डांस? पोपीर। कौन सा? पोपीर। यहाँ पे एक डांस होता है, इसका नाम होता है छाम। कौन सा डांस? छाम। कौन सा? छाम और पोपीर दोनों याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है। लेकिन जब ही सिक्किम आएगा तो यहाँ पे एक नाम होता है सिंघी छाम। क्या होता है? सिंघी छाम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यदि केवल छाम लिखे तो अरुणाचल प्रदेश, और सिंघी छाम, सिंघी छाम सिक्किम। अब बात करते हैं असम की। असम का एक बहुत ही फेमस डांस है, इसके बारे में हमसे भी पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में, बुगुरुम्बा। बिहू तो सबको जानता है, डांस का नाम क्या है? बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा डांस कहाँ का? बुगुरुम्बा कहाँ का? पोपीर कहाँ का? पोपीर, छाम, छाम, सिंघी छाम, सिंघी छाम। क्लियर? तो ये सारे टर्म्स आते रहे हैं, उन्हीं को हम बता रहे हैं। ऐसे बोलने को तो हम 10 को बोल देंगे, लेकिन वो 10 को पूछे नहीं जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वो आए तो छूटने न पाए आपसे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, बुगुरुम्बा बताया तो बिहार का, बिहार में वो डांस होता है नट नटिन। नट जट जटिन नहीं, नट नटिन। जट जटिन भी है और नट नटिन वो डांस होता है, ये भी है। साथ साथ हम लोग का जो एरिया यूपी से लगा हुआ है, वहां पे 2 तरह का डांस होता है नौटंकी, एक होता है थोड़ा चपेली, ठीक है। और सबसे फेमस जानते हो क्या है बिहार का? उसका नाम होता है डोमकच। क्या नाम है? डोमकच। जानते हो कब होता है? जब हम लोग बाराती चले जाते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों का वेश धारण करके और एक डांस करती हैं घर में रात को, उसका नाम होता है डोमकच। क्लियर? तो बिहार का डोमकच याद रखेंगे। हाँ, झारखंड में डांस होता है, उसमें भी जट जटिन आपको देखने में मिल जाता है। और एक डांस और होता है, नाम भूल रहे हैं, याद आएगा तो फ्लो में बता देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? कब किया था? 1905 में। तो इसके लिए घोषणा कब किया गया था? तारीख याद रखेंगे, 1905 में किया गया था, 19 जुलाई को। कब किया गया था? 19 जुलाई को। और वो लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। तो ये दोनों दिन जो है हमारा और मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, इसलिए हमको याद है, बाकी हमको याद रहता नहीं है। 19 जुलाई और 16 अक्टूबर। अब पता नहीं ये इंसिडेंस है कैसे हुआ, लेकिन ये 19 जुलाई और 16 अक्टूबर याद रखेंगे, ठीक है। इस दिन शुरुआत हुआ, मतलब 19 जुलाई को उसका पूरा फॉर्मेट बन गया और 16 अक्टूबर से लागू हुआ। कब? 1905 में। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? कहाँ होती है? कान में। तो कान में 3 हड्डियां होती हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 हड्डियां, ठीक है। 3 याद रखेंगे, 3 दूना 6, 2 जोड़ा कान है। तो नाम क्या होता है? मिलियस इनकस स्टेपिस। मिलियस इनकस स्टेपिस, बोलेगा पीछे पीछे, मिलियस इनकस स्टेपिस। तो ये तीनों हड्डियां कान में होती हैं, जो मतलब हड्डी नहीं होती है, ये एक तरह से कार्टिलेज होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो हड्डी होती है बहुत ज्यादा ठोस होती है, लेकिन कार्टिलेज होता है हल्का हल्का, मतलब मोड़ता है, जैसे नाक की हड्डी कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है। ये क्या है? कार्टिलेज। देखो मुड़ रही है ना हल्की हल्की। तो कई बार आप मेडिकल में जब शामिल होते हैं किसी रक्षा बल में या
अर्धसैनिक बल में, तो नाक में एक हड्डी होता है जो ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो जो जिस व्यक्ति को साइनस, उसका एक हड्डी टेढ़ा हो जाता है या निकल जाता है, तो उसका ऑपरेशन कराना होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली हड्डी नहीं होता, क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो ये हो गई हमारी कौन सी हड्डी, स्टेपिस। अच्छा, ह्यूमरस कहाँ होता है, ह्यूमरस हाथ में, हाथ में जो हड्डियां होती है इनका नाम हमारे साथ आप याद करेंगे, ह्यूमरस, बोलते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 हड्डियां हो गई यहाँ पे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं कलाई में, कलाई में कितने हड्डियां, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, इसको इसी फ्लो में याद करेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। याद हो गया, फिर से एक बार बोले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। तो ये हड्डियां होती है किसमें, हाथ में। तो हाथ में हड्डियों की संख्या एक में 15, दोनों में सॉरी 30 और 30 60 हो गए, और 60 हमारे पैर में, जब पैर की हड्डी आएगी तो बता देंगे, है जी, नहीं है। ये हड्डी होती है पेल्विस, ये कहाँ होती है, कमर में, ये कमर में हड्डी होती है इसको बोलते हैं पेल्विस, और यहाँ पे एक हड्डी होती है इसको बोलते हैं कैल्विक। यहाँ पे जो कॉलर बोन होता है इसको ब्यूटी बोन कहते हैं, लड़कियां अक्सर इसको ऐसे शो करती हैं, ठीक है। वो टी शर्ट इस तरह का पहनेंगे, यहाँ से इसे घुमा हुआ, ये हड्डी दिखते रहेगा, इसलिए उसका नाम दे दिया ब्यूटी बोन। ये पुरुषों में दब जाता है क्योंकि आप लोग भारी सामान उठाते हैं या फिर जिम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे मांस आ जाता है, इस कारण से ये दब जाता है कि लड़कियों में दिखते रहता है, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, या फिर नाम होता है कैल्विक, ठीक है। ये काफी कमजोर होता है, यदि कोनो का जैसे दर के खींच देना तो कबर के निकल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है कि मतलब हम लोग मतलब पुरुषों में ये नहीं दिखता है, वरना कई को झगड़ा में से पकड़ कबाड़ देता है। अब पेल्विक कहाँ होता है, कमर में। तो महिलाओं में जो पेल्विक होता है, ये थोड़ा सा, जिस महिला का पेल्विक चौड़ा होता है उसको बच्चा जन्म देते समय दर्द की अनुभूति कम होती है, और जिसका पेल्विक पतला होता है उसको बच्चा का जन्म के समय दर्द ज्यादा होता है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, ये फ्लेंजिस के बारे में बता दिया, ये उंगली जो है ये फ्लेंजिस है, क्लियर। सब हड्डियां क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें आती जाएंगी, हम सबको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। जिसके बारे में हमको पता नहीं रहेगा वो हम सीधे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, या फिर अभी तत्काल नहीं बोल पाते हैं। सेम पुस्तक का लेखक कौन है, सेम पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी। ये सलमान रश्दी जो है ये इंडियन ओरिजिन के लेखक हैं, और ये पुस्तकों को लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंडियन ओरिजिन के, तो आप लोगों के मन में क्या होता है ना कि इंडिया का जो है हिंदी में लिखता होगा, तो ये इंडियन ओरिजिन के ही है, लेकिन हिंदी में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। इनके पुस्तक का नाम सेम, ये है आपके रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसका मतलब आनंद आजकल के सारे बच्चे लेते हैं। कौन सी पुस्तक, जंगल बुक। उसी पुस्तक पे एक मूवी भी बनी जिसमें एक कैरेक्टर है काफी फेमस, मोगली। देखें आप लोग, शेर खान, मोगली। तो ये किस पुस्तक का कैरेक्टर है, द जंगल बुक का। लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। लेखक कौन, रुडयार्ड किपलिंग, याद रखेंगे। अच्छा, चार्ल्स डिकेंस का एक कविता सॉरी स्टोरी आपको पढ़ने को मिला होगा 12th क्लास में, नाम क्या था, चार्ल्स डिकेंस का एक स्टोरी था आपके 12th क्लास में पढ़ने को। हमें ध्यान नहीं आ रहा, हमें आप लोग जस्ट पास किए हो तो याद होगा। डेविड, अच्छा कॉपर है, डेविड कॉपर मुझे देखा था। एक कहानी था लोमोव और चेकोव का, शायद वही कहानी है इसका लिखा हुआ। नहीं, लोमोव और चेकोव एक मतलब प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, उनके बीच की एक कहानी है। तो ये चार्ल्स डिकेंस ने शायद लिखा था, ठीक है। बढ़ते अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है किससे, पॉलिटी से। इसको थोड़ा सा बढ़िया में डिस्कस करेंगे। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों और कर्तव्यों से संबंधित है, कौन सा भाग, 4 का ए, ठीक है। ये आता है एक आर्टिकल 51A में। इसके बारे में समझेंगे डीप हम लोग।
हुआ क्या कि जब हमारा संविधान बना उसमें हमारे मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। संविधान बना उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, तो सर शामिल कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ। नीचे करते हैं। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में। किसकी कमेटी के अनुसार? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। और उस समय हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य। और एक मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वां संशोधन करके। किस संशोधन से? 86वां संशोधन। उसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। इसको भी जोड़ा गया 51A में ही, लेकिन पहले 10, बाद में 2002 में एक और 11 हमारे पास मूल कर्तव्य भी हैं। क्लियर? हाँ, 21A में। तो इसको अच्छा, ये आ गया 21A। क्या है? 21A आपका मूल अधिकार है। इसको मूल कर्तव्य में भी रखा गया और अधिकार में भी रखा गया कि आप किसी भी हालत में इस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, बच्चों को शिक्षा आपको देना ही होगा। कई बार क्या होता है कि मूल अधिकार जो आते हैं ये आप कहते हैं DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसके लिए बाध्य किसी को नहीं कर सकते हो। जितने भी आर्टिकल आपके 36 से 51 के बीच में है, कहां से? 36 से 51, ये आर्टिकल को आप किसी को मतलब लागू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे किसी राज्य में अनाज बांटा जाता है, किसी राज्य में अनाज नहीं बांटा जाता है, किसी राज्य में वृद्धा पेंशन दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए नागरिक वहां के कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि हमारा देवे करो, बिहार में तो मिलता है, हम झारखंड के तो काहे नहीं मिलेगा। वहां के सरकार का नहीं देगा। जैसे बिहार में दारू बंद है लेकिन झारखंड में बंद नहीं है, तो बंद होना चाहिए तो पूरा इंडिया में बंद होना चाहिए? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आता है DPSP के अंदर, और DPSP में कहा गया कि इसको आप फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकते हैं, जिसको मन करेगा वही लागू करेगा। क्लियर? लेकिन जो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 के बीच है, ध्यान रखिए, कहां से कहां तक? 12 से 35, उसको लागू करवाने का आपके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, कोर्ट कैसे जाओगे ये भी याद रखो। आर्टिकल 32 के तहत आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। रिट का मतलब वो कई तरह के ऑर्डर जारी करेगा, 5 रिट भी आपको बता देंगे, लेकिन आपके काम का है नहीं, क्योंकि वो CHSL और इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखो, 5 तरह के रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। और वही 5 तरह के रिट आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है आपके केरल का, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा? दिल्ली। तो कई बार क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज होते हैं जो अपना बेंच अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास अधिकार है तो यदि यहां चाहे इस क्लासरूम में तो कहा जाएगा यही कोर्ट है, तो सबको मानना पड़ेगा यही कोर्ट है। वो कहीं भी अपना कोर्ट परिसर बना सकता है, लेकिन अपने मतलब वजूद को ध्यान में रखते हुए, अपने स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए लोग हाई कोर्ट में एक बेंच बनाते हैं, ठीक है, एक कोर्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है, तो आप वहां पर अपनी सुनवाई करा सकते हो। या फिर 226 के तहत कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में। किसके लिए? अपने मूल अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसको रट्टा मार के रखेंगे कि आर्टिकल 1 से 4 तक आपके मतलब किसके लिए है। तो देखिए हम किनारे में लिखते जाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन ना हो तो कर लें। इसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे आप लोग। मिट जाओ जी। आर्टिकल 1 से 5 सॉरी 1 से 4, इसमें लिखा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, ये 1 से 4 में है। 5 से 11 में आता है नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता। 12 से 35 में आता है आपका मूल अधिकार। क्या आता है? अच्छा, अभी जो हमने 11 प्रकार के बताए वो क्या थे? वो थे मूल कर्तव्य। मूल अधिकार आपको मिलने ही चाहिए। मूल कर्तव्य मिले ना, मतलब आप लागू करें ना करें, लेकिन मूल अधिकार आपको लागू करना निश्चित है, ठीक है। और 36 से 51 इसको कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं? DPSP, या फिर इसको कहते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। ये आते हैं 36 से 51। तो ये आता है आपका भाग 1 में, ये आता है आपका भाग 2 में, ये आता है भाग 3 में, और ये आता है भाग 4 में। और 4 का ए जब कहते हैं तो उसमें आता है आपका मूल कर्तव्य, जो 11 प्रकार के आपको हमने कर्तव्य
बताए हैं। उस 11 में 10 आपका 1976 में लागू हुआ और 11वां 2002 में। जो 10 लागू हुए थे वो किस संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और जो 11वां लागू हुआ 86वां संशोधन। इतना सारा चीज आपने जाना। 2002 में 86वां संशोधन हुआ। क्लियर? और भी कुछ इसमें बाकी है? नहीं बाकी, आगे बढ़, मिटा दे। चलिए अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतना बार हमने रटा दिया आपको। आज का सेशन जब हम लोग खत्म कर लेंगे और अगले दिन का जब आप सेट लगाएंगे तो हमें उम्मीद है कम से कम आपका 5 से 7 नंबर जीके वाले सेक्शन का बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिर मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि ना अब बढ़ गए रे, पहले आ रहा था कम, अब तो नहीं बढ़ा है। तो इस तरह का सेशन हम लोग हर रविवार को करते रहेंगे। जैसे इस बार जीके किए, अगले बार होता है हिंदी का कर दे हम पूरा पूरा, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं से हमें इस पूरे क्लास से 100+ रिजल्ट निकालने हैं। अब हो सकता है कि आप रिजल्ट हो, कोई ना कोई हमें 100 रिजल्ट चाहिए। ये हमारी मतलब इच्छा है। भले आपकी इच्छा ना हो, आपको मन ना हो कि हमारा रिजल्ट नहीं देना, उसे कहीं धरे रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट निकलवाना है, ठीक है? मेहनत उतना कर रहेंगे हम। अरे चलो मिटाते हैं। नहीं मिटाए? अरे याद करो, आर्टिकल 1 से 4 भारत राज्यों का, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A मौलिक कर्तव्य। क्लियर? तो पूछता है क्वेश्चन तो कैसे कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 0, क्योंकि हमने आपको भी चिल्ला चिल्ला के बताया क्या कि 1976 में जोड़ा गया, उसके पहले था ही नहीं। क्लियर? और इस साल आपका एक फ्लैग कोड का भी कुछ चेंज हुआ है। फ्लैग कोड में जैसे आपने अपने घर पे 1 महीने तक फ्लैग लगा रखा ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं था पहले कि आप अपने घरों पे निजी जगहों पे फ्लैग लगा सको, लेकिन इस साल उसको चेंज किया गया। ऊपर जाओ जी। निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका एक प्रकार नहीं है? ध्यान रखेंगे अस्थि मज्जा क्या होता है। अच्छा कितने लोग यहाँ हैं जो चिकन वगैरह खाते हैं? सब खाता है, कोई हमारे कैटेगरी का नहीं है ना? चलो तो हम आप लोगों को बता दें कि चिकन का जब ऐसे हड्डी ऐसे खींचोगे ना तोड़ के, तो उसके अंदर से एक जाली नुमा संरचना निकलती है, वही होता है क्या? अस्थि मज्जा। आप लोगों ने एक मूवी देखा हुआ क्रिस 3, देखे हैं? क्रिस 3 में लास्ट में दिखाता है कि वो जो रोबोट होता है निकाल के, मतलब ये जो ऋतिक रोशन का, वो अस्थि मज्जा निकाल के उससे एक रोबोट तैयार किया होता है। क्लियर? वही अस्थि मज्जा की बातें कर रहे हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए अस्थि शोषक कुछ नहीं होता है, बाकी चीजें लाल रक्त कणिका, बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। जब आपको डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स आपका गिरने लगता है। अच्छा डेंगू किस मच्छर के काटने से? मादा, अरे पगला गया जी, मादा एडिस के काटने से। मादा एडिस। देखिए 3 तरह की बीमारी आपको हम बता दें। एक होता है आपका डेंगू जो मादा एडिस के काटने से, एक होता है मलेरिया जो मादा एनोफ्लिज के काटने से, और एक होता है फलेरिया जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। क्लियर? हाँ मादा से ही। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, नर मच्छर के काटने से नहीं, मादा मच्छर के काटने से। नर मच्छर नहीं। अच्छा मच्छर काटता नहीं है एक्चुअली, उसके पास एक होता है सिरिंज जैसा संरचना, जैसे पट से बैठता है, घुसाता अंदर, खून चूस के बाहर निकाल लेता है। कई बार तो यही पे बैठ के भूंगाते हैं, जैसे ऐसे करता है, ऐसे चक्कर से छूट गया तो फिर आपके पास घूम के आता हूँ, ऐसे निकलता है पूरा स्पीड में। मैं दिखाना चाहता था कि देख थोड़ा सा ना मरा है ना। एक बार एक टास्क मिला हमको, मतलब बचपन में, मम्मी जा रही थी मामा गाँव, हमारा था एग्जाम, हम रो रहे थे पूरा, हाँ हम जाएंगे। मैंने अकेले कैसे? मम्मी बोली कि अरे या है बाकी लोग है, रहो ना, हम चलेंगे। कोई रास्ता में परेशान करेगा तो हम लड़ाई करेंगे, ऐसा बोले। तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा कोई मच्छी तो मराएगी नहीं तो लड़ाई कौन सी करेगा? अरे अब ये दिखाए मक्खी मार कर दिखाओ, चप्पल लेके शुरू हो गए। अब कहीं मक्खी नहीं मरा रही है हमसे। मैंने 3-4 घंटा हमसे एक मक्खी नहीं मराई।
अंतिम में फैसला हुआ कि चलेगा, लेकिन आ जाओगे बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विमाणु बता दिया। श्वेत रक्त कणिका जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर का एक सोल्जर होता है, वही सोल्जर जो आप लोग बनने जा रहे हो, ठीक है। ये आपके शरीर पे जो बाहर से किसी भी तरह के बैक्टीरिया फंगस वगैरह से यदि रोकना होगा तो कौन रोकेगा? श्वेत रक्त कणिका। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अब कई बार आप जब अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे या फिर अलग अलग साइट्स पे जाएंगे तो वहां अलग अलग दिन लिखे होते हैं। एक बार हम तो इतना जोरदार कंफ्यूज है ना, मैंने मत कहो। सबसे पहले गए बायजूस पे, बायजूस की वेबसाइट पे वो लिख के दिले था 8 से 10 दिन। बहुत परेशान। फिर कहीं गूगल चाचा से पूछे कि चाचा कितना, तो होने से चाची बोली ना, चाची बोली कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 7 से 10 दिन। अब कहां से खोजे? तब एनसीईआरटी बुक कहीं से निकाले, उसमें लिखा हुआ था 2 से 4 दिन, और यही हम लोगों को मानना चाहिए। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि 2 से 4 दिन, ठीक है। तो यही आप आते हैं, इसलिए हमने बताया आपको कि अलग अलग सोर्सेज पे जाओगे तो अलग अलग चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो कई बार आपसे इसमें से आईटीआई कितने लोग किए हुए हैं? आईटीआई का 2-3 बुक आता है, रखिए हाथ थोड़ी। आईटीआई का 2-3 बुक आता है। एक आता है आपका बलबीर सिंह का, एक आता है खुरमी का, आरएस खुरमी का, एक आता है एनसीटीई का, और एक आता है चेन्नई के कोई पब्लिकेशन। 3-4 बुक। उसमें क्या होता है ना कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग कुछ आंसर दिए होते हैं, और जब आप कोई स्टेप लगा रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस बुक का है, उस अनुसार से आंसर मारना होता है। समझ रहे हैं? इतना आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा खुरमी में एक क्वेश्चन है कि बलबीर सिंह में के, उस हिसाब से आंसर मारो। हाँ, सब बुक पढ़ना होगा, लेकिन हम उसका वो पूरा कंसाइज नोट्स बना करके थे। एक्चुअली हमने आईटीआई का भी बहुत सारा ट्रेड कर लिया है, जैसे मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, ग्राइंडर, गैस कटर, सब कर दिए हैं। हाँ, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? तो 2 तरह की रेखाएं आपको भी हम बताएंगे। एक होता है मकर रेखा और एक होता है कर्क रेखा। अब मकर रेखा कहां और कर्क रेखा कहां, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आप ऊपर जाइए। ये देखिए, ये रहा हमारा ग्लोब। ग्लोब है नहीं, लेकिन ग्लोब मान लेंगे। इसके बीच में जो रेखा होती है, अच्छा ये रेखाएं एक्चुअल में रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इसके ऊपर हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे यदि 23.5 डिग्री से इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और यहाँ पे 23.5 डिग्री से ऊपर जा रही है तो कर्क रेखा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से मकर क्यों नहीं गुजरती है? क्योंकि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित ही है, तो क्या खींच कर जबरदस्ती मकर रेखा में मिलाएंगे? नहीं ना। तो भारत यहाँ पे लगभग है ऐसा, ठीक है, उतना ऊपर नहीं, यहीं पे है, ठीक है। कितना दूरी पे? यहाँ से 8 डिग्री का फासला है। हमारा जो मेन लैंड है वहां से 8 डिग्री भूमध्य रेखा पड़ता है। इसीलिए हमारे मेनलैंड का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे उस भाग में, दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे आपको गर्मी कम लगते जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ के लोग आपको गोरा मिलते जाएंगे। नीचे वाला एकदम है कठकोयला, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एकदम गोरा गोरा हो जाएगा। लगेगा जैसे मुर्गी ने छील के निकाला जाता है ना, मुर्गिया मुआ देता है, मुआ गर्म पानी में डालता है, फिर निकालता है, पूरा पंख छील देता है, तो गोरा कैसे हो जाता है? उससे ऊपर वाला आदमी मिलता है। रसिया उसके आदमी चिकना एकदम गोरा, अच्छा दाढ़ियों मुछ नहीं होता काट। तो समझ गए यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ मकर रेखा। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कौन कौन? शुरू से हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो इसके लिए कई लोग छोटा सा ट्रिक याद रखते होंगे, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो 5 रुपये बुक में दिया रहता है, तो वो भी कोई मतलब खतरनाक मतलब गलत चीज नहीं है, वैसे आप याद करें। लेकिन आप ऑर्डर याद रखें कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा। कई बार मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूजन होता है,
तो मिजोरम जब लिखते हैं तो एम से जेड आता है, तो जेड सबसे लास्ट। तो आप याद रखें कि मिजोरम जो जेड वाला है उसके बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर? तो हम लोगों ने कर्क रेखा को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी और दक्षिणी पता हो गया, कर्क और मकर पता हो गया। अच्छा, कर्क और मकर के ही बीच में पूरे 12 महीना सूर्य जो होता है चमकता है, इसी कारण यहाँ पे वर्षा होने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्लियर? और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जैसे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे और 23.5 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना सबसे अधिक। इसके ऊपर में वर्षा कम और नीचे में वर्षा कम होगी। इसीलिए आपका जो अमेज़न वन पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, देखो यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहाँ पे पड़ता है आपका अमेज़न का वन। तो ये आता है आपका भूमध्य रेखा के मतलब कर्क और मकर के बीच में, इसलिए यहाँ पे वन जो है वो ज्यादा होता है। इन वनों को स्थानीय नाम दिया है सेल्वास, याद रखना। क्या कहते हैं? सेल्वास। ठीक है? किसका? अमेज़न वन का। अमेज़न वन को धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेज़न वनों को धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन यहां से निकल के आता है। अच्छा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से निकलता है? जो समुद्र में घास होता है, समुद्री घास, काई वगैरह, उससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। क्या है? उसको देखबे नहीं करते हैं। इसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में ना कहेंगे। हम वर्षा वन के बारे में जानते हैं, इसको कह लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से निकलता है? काई से। इसलिए कहा जाता है कि जल को आप दूषित ना करें, क्योंकि जल दूषित होगा तो समुद्र भी दूषित होगा और वो काई मर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन छोड़ दिए बात। चलिए, बात क्या है कि किस देश को अभी 108वां देश बना जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में तो ये शामिल हुआ है पनामा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। पनामा की राजधानी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना है, ये शुरुआत किया था मोदी जी ने। किसने शुरुआत किया था? मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और इंडिया में ही पूरे वर्ल्ड सोलर अलायंस का मुख्यालय है। कहां पे? गुड़गांव। कहां पे? गुड़गांव में पूरे वर्ल्ड के सोलर अलायंस का मुख्यालय है। और सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? मोदी जी ने, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के शुरू किया था। तो पेरिस में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और हेडक्वार्टर कहां बना? इंडिया के गुड़गांव में। क्लियर? और अभी 108वां देश कौन बना? पनामा। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जितने भी देश इस लाइन के अंदर आते हैं, मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा के अंदर, लिखाओ जी, कहां पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर, यहीं पे सूर्य रहता है पूरे 12 महीना। तो सबसे ज्यादा धूप यहीं पे होगा। इसी धूप को कलेक्ट करके आप क्या बनाएंगे? सोलर एनर्जी बनाएंगे। और उस एनर्जी को इधर के भी जो देश हैं, इधर रहने वाले, इधर में ऊपर में सबसे ऊपर आपको नॉर्वे मिलता है, जहां आपको, जिसको कहा जाता है क्या? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। नॉर्वे क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर लगभग 77-78 डिग्री के आसपास में है। ठीक है? और यहाँ पे सूर्य जो होता है, ये ऐसे पृथ्वी घूम रही होती है, फिर भी तिरछी किरणें यहाँ पे पड़ रही होती हैं, और वहां पर लगता है कि अंधेरा हुआ ही नहीं। इसलिए उसको कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। और उगते हुए सूर्य का देश क्यों? क्योंकि जापान लगभग यहाँ पे पूरब में है। तो जब भी धूप, मतलब सूर्य किधर से उगता है? पूरब से। चूंकि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूरब करती है, सबसे पहले पूरब पड़ता है। उस हिसाब से सबसे पहले जापान पे धूप आता है, तो उसको कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश। और मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। नॉर्वे के पास और भी कुछ देश हैं जिन पे भी धूप रहता है, लेकिन नॉर्वे को हम जनरली नाम देते हैं। नॉर्वे के बगल में एक देश है, कौन है? नाम है, उसको झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड। हाँ, ना फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। वहां पे जो मतलब राष्ट्रपति हैं, उनका निकनेम है पेप्सी। हाँ, उतना ही खूबसूरत भी है, इसीलिए उसका नाम हमको याद रह जाता है कभी कभी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? कब? 29 अगस्त को। अच्छा, सबसे पहले परमाणु बम गिराया कहां गया? हिरोशिमा। उसके बाद कब गिराया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अच्छा, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? फैट मैन। और जो उसके बाद गिराया गया? लिटिल बॉय। दोनों में रेडिएशन था एक तरह का। कैसा रेडिएशन? एक में प्लूटोनियम था, ठीक में, और एक में कोई हैवी और पदार्थ था, यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम 238। ठीक है?
तो उससे क्या होता है कि वो जब रिएक्शन करता है तो चेन रिएक्शन बनाता है। देखिए परमाणु जब बम गिरता है तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आवाज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बम गिरा, उसमें से रिएक्शन होना स्टार्ट होगा और वो रिएक्शन इतना तगड़ा होगा कि आपके शरीर को छेद कर सकता है। ठीक है, उससे बचने का उपाय क्या है कि जब कहीं पे गिर गया मतलब परमाणु बम, तो आपको सबसे पहले आपके घर का जितना रजाई तोशक है सब ओढ़ के बैठ जाइए। ठीक है, बक्सा के अंदर घुस के, पलंग के अंदर घुस के, जितना रजाई तोशक है सब ओढ़ के बैठ जाइए और आयोडीन की गोली लेते रहिए। ठीक है, उससे उसका असर कम होते हुए मिलेगा। जब तक बैठना है तब तक, जब तक कोई बाहर से आपका रेस्क्यू करने ना आए। रेस्क्यू की टीम प्रॉपर, ऐसा नहीं कोई आकर ए बबलू बारिश रे हाँ पानी निकल के ना चल देना, हाँ तो वो मरेगा आप भी मरेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया कब हमारा 29 अगस्त को। अगला प्रश्न, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम से। एंजाइम से क्यों सहायता मिलती है? एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक दो तरह के, एक होता है उत्प्रेरक जो क्रिया को तेज करता है और एक उत्प्रेरक हो जाता है जो क्रिया को धीरे करता है। ठीक है, हाँ, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे आपके घर में आपका शादी हुआ तो बीवी का लड़ाई हुआ सास से, मतलब आपके मम्मी से। क्लियर, तो आप जब घर में आएंगे तो कहेगी देख ला अपन माई के समझा दो, हम ऐसे करते नहीं वैसे करते नहीं। तो यहाँ पे वो अब बतियाएगी अपने बहन से, मतलब तुम्हारे साली से, तो कहेगी दीदी आज खाने मत बनाओ, क्या खाता रही, तो उसको कहेंगे कौन वाला? धनात्मक वाला। अब तब क्या होगा कि जो आपके अच्छे जानने वाले होंगे, आपकी बीवी से भी पड़ता होगा उसको, वो अब फोन करेगी ना बाबू ऐसे ना करे के, सास नु है तहार, समझ बुझ कर रहेगा चाहिए। तो वो उसको दबा रही है, तो उसको बोलते हैं विष उत्प्रेरक। समझ गए? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक दोनों प्रकार के, वो कम करने वाला है वो धीरे करने वाला। तो यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो हम भोजन कर लेते हैं उसको पचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। क्योंकि हम जितना खाना खाए, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं ना तो ये ध्यान नहीं रखते हैं क्या खा रहे हैं। माई बना के दिलस एक छिपा पूरा एकदम मारे बात उतार देते हैं, अरे उतना नहीं खाना है। कई लोगों का हिसाब किताब क्या होता है गांव में खास करके, माँ बात बना एक छिपा लेके पूरा चटनी लेके। किसी बड़े आदमी कहने का मतलब जिसका स्टैंडर्ड हाई हो उसको देखोगे ना तो थोड़ा एक कटोरी चावल, वो चावल पूरा कटोरी में ठूस के रखेगा, फिर वो पलट देगा, गोल से गिरेगा। उतना चावल, एक कटोरी दाल, थोड़ा सा साग, एक कटा हुआ सेव, पूरा सेव नहीं आधा कटा हुआ सेव, तनी सा दही, थोड़ा सा चोखा, 4 गो भुजिया, ऐसे खाता है। हमने सेव मिला पूरा दरे के उठाकर खाने लग गए, माँ भात चटनी मिला हुआ है लपेट के पूरा पेट भर के चल दिए। तो इससे हमें एनर्जी कम मिलेगी, पेट भरेगा, एनर्जी कम मिलेगी। क्योंकि हमें खाने में कई तरह का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चाहिए, मार भात में कहाँ से मिलेगा? लेकिन हम लोग खा के वही एकदम, तब गांव के लोग कहता है हाँ बाप का कमाई खातर तो देना बनी। भाई तुमको कहा जा रहा है? फिर हमने पढ़ लिया एंजाइम। हार्मोन्स जो है हमने अगले दिन मतलब एक पिछले दिन डिस्कस किया था आपको हार्मोन्स के बारे में। उसमें हमने बताया था इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। और अगले ही दिन एग्जाम मतलब टेस्ट में आया तो आप में से कई लोगों ने एंजाइम मार के पूरा खुश। ऐसा मत कीजिए भाई, कम से कम वीडियोस जो देते हैं उसको देखा कीजिए। ठीक है, हाँ बढ़िया चल रहा है। तो हार्मोन का काम क्या होता है देखिएगा ध्यान से। हार्मोन्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ग्लैंड 2 तरह के, मतलब ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथियां 2 तरह की, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन, मतलब बहिर्स्रावी अंतःस्रावी। तो जो अंतःस्रावी होंगी वो सीधे सीधे ब्लड में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन्स जो निकलता है किसी ग्रंथि से बहुत कम मात्रा में निकलता है और ब्लड के साथ मिलकर तुरंत सर्कुलेट हो जाए। आपके किडनी के ठीक ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, जहां से एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसको हम नाम देते हैं लड़ो हार्मोन। जैसे आप किसी एक कॉलर पकड़ेंगे ना इधर से जागृत होगा, मार 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 मारते मारते। तो वो कहावत है गांव में कि जे पहले मार दिया जीत उसी का होता है। पहला चटकन जो उठा दिया जीत उसी, क्योंकि बाद में क्या होगा? बाद में सटपट होगा। देखो 3 तरह की बातें होती है, होता है लटपट, खटपट, सटपट। तो पहले होता है लटपट, वो कैसा उठाएगा ऐसे ऐसे कंधवा को लड़ा के लड़ाई करेगा। उसके बाद होगा मार,
और उसके बाद दोनों के घर वाले आएंगे, दोनों घर वाले आएंगे तो क्या हुआ, अच्छा छोड़ दो जाए दो, कहा होगा लड़का है, बात खत्म। तो इसको बोलते हैं सटपट। तो उस समय आपको उत्प्रेरित कौन किया, एड्रेनलिन ग्लैंड। उससे क्या निकला, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, जिसका नाम ही होता है लड़ो उड़ो हार्मोन। हमेशा आपको इस तरह इस कदर से जागृत करेगा कि मतलब मार करिए देना है। जैसे दोस्त रहता है बाहरी ना, दो लड़ाई हुआ, तीसरा से कहता हम रहते हैं तो ऐसे जना को उठा कर पटक देते हैं, अपने लड़ाई नहीं, खाली दूर से हवा देगा कि हम रहते हैं, नामा से बोल देता हाँ तोरा माई के बोल दिया, हमारा तो बोलते तो हम कबाड़िए देते, टंगरिया धर के चीर देते, आपसे पिटवा देगा। अब तक लड़ाई होगा तो केस का मजा लगेगा, हाँ लो मारो, अभी 307 होगा, 302 होगा, पूरा मजा देता। तो ये जो 302 और 307 इसको बोलते हैं सीआरपीसी। क्या बोलते हैं, सीआरपीसी। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। और जो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं और एक धारा होता है जिसको आईपीसी कहते हैं। तो ये हम धीरे धीरे आगे क्लियर करते हैं। हार्मोन और एंजाइम समझ गए आप लोग। हार्मोन दो तरह के, एक होता है मतलब एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होते हैं उनके लिए डक्ट होता है, डक्ट मतलब नली, और नली से जो निकलेगा वो आपके ब्लड में मिलने में देरी करेगा, उसका काम मतलब देरी से शुरू होगा। लेकिन जो एंडोक्राइन होंगे उसका काम जल्दी शुरू होगा, तुरंत भर में आपको जागृत कर देगा। ठीक है। और बात करते हैं खनिज की। तो बहुत सारे खनिज आपके शरीर में जरूरी है, जिसमें से एमिनो अम्ल बनाने के लिए आपके पास 20 तरह के मतलब जरूरत होते हैं एमिनो एसिड्स के। और विटामिन तो आपको हमने बहुत बार बताया है, पूरा साइंस का जो वीडियो दिया था उसमें सारे विटामिन के बारे में क्लियर किया था। जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग या फिर इसको हम लोग ऑस्टियोमेलेसिस करें, विटामिन ई से होता है बांझपन, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थका नहीं जमता है। हाँ अरे बहुत है। वैसे विटामिन बी में आता है तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 इस तरह से बढ़ता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? कौन? 16। आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि अवसर की समानता, और इसको अवसर की समानता को जितने हमारे देश के नेता हैं इन लोगों ने आरक्षण के रूप में चेंज कर दिया है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आरक्षण रहे, लेकिन आरक्षण इसी आधार पर है कि जो वास्तव में आरक्षण के लायक हो उसको दीजिए। हमने इंटरव्यू देखा था आज से 3-4-5 महीना पहले, एक इंसान था जो ऑलरेडी आईपीएस था, और वो फिर से इंटरव्यू के राउंड में पहुंचा था। उससे पूछा है कि आपने आरक्षण क्यों रखा, तो बोल रहा था संविधान दे ले तो ले ले हैं। तो वो आईपीएस है और फाइट इसलिए कर रहा है कि अगला राउंड में हमें आईएएस चाहिए और आरक्षण का लाभ लेके। अब अपनी काबिलियत दिखाओ भाई, ठीक है। हम आरक्षण इसलिए कहते हैं चाहिए क्योंकि समाज में हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग थे जिनको लोग बहुत शोषित करते थे, ठीक है। गांव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी जाएगा दूसरे के दरवाजे पे गया नीचे बैठो, वो अपने चौकी पर बैठा रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता सबको देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अब क्या होगा कि पैसा रहेगा ना तो हम समान रहेंगे। तो पैसा कहां से आएगा, नौकरी करेंगे तो, क्योंकि उसमें सर्टेन अमाउंट आपको आता है। बिजनेस में हो सकता है ना, नौकरी में तो आएगा ना। इसलिए आपको आर्टिकल 16 में कहा गया कि अवसर सबको देना है, मतलब सीट सबके लिए रखो। जैसे वैकेंसी निकला 1000 तो उसमें से 270 सीट ओबीसी के लिए होगा, 100 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, कुछ एसटी के लिए, कुछ ऐसे सर्टेन अमाउंट है। तो इतना होना ही चाहिए, उसमें आप ही भर्ती होंगे, दूसरा कोई आएगा नहीं। लेकिन हाँ, आपके पास काबिलियत है तो आप जनरल में जाके लीजिए, अपने भाइयों को उससे दीजिए कि चल रहे हम जनरल में लिए, तुमको थोड़ा सा कमजोर है, तुम एसटी वाला सीट ले लो। तो आरक्षण इस लेवल पे होना चाहिए। आरक्षण हर जगह नहीं पॉसिबल है, हर जगह नहीं देना चाहिए, खैर अवसर में देना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो मतलब अंबानी रहे, चाहे एक गांव का छोटा सा किसान रहे, सब कोई कानून के सामने बराबर है। चोरी करेगा तो उसको भी उतना ही सजा मिलेगा जितना गांव के किसान को मिलेगा। लेकिन होता क्या है ना कि लोग कानून को ही खरीद ले रहे हैं। जज जो फैसला होगा पहले ही से 10 पेटी पहुंचल है। ऐसा है कि आज केस को टाल दिया था, टालते 28 साल में उसको सुनवाई होगा, एक दिन में सुनवाई हो जाएगा, तो तब वो मर जाएगा। यही होता है जनरली। आर्टिकल 49 की बात करते हैं, सॉरी 19 की। 19 में 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के तहत आपका मीडिया भी आता है। इसमें देखिएगा 19 का जो ए है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता। बोलने मतलब का, किसी को गरिया दीजिएगा नहीं, मतलब सामने वाले को आपत्ति ना हो तब तक आप बोल सकते हैं। जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, कब तक,
जब तक आपके सामने आपको आपत्ति नहीं है। यदि हम कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको आपत्ति हो, तुरंत लात जूत चले लगेगा, है ना जी। तो ये 19A में कहा गया। 19B में कहा गया कि आप शांति से एक सभा कर सकते हैं, जैसे हाँ बैठक कर सकते हैं। कई बार देखते हो गांधी मैदान में 10 लोग मिलकर बैठक के लिए है, या फिर कई बार लोग जो महिलाएं करती हैं तो जी शिव चर्चा, तो वैसे कई बार चर्चा होते रहता है। तो वो सब 19B में। 19C में कहा कि आप संगठन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बढ़िया आपके सामने बोल रहे हैं, ठीक है, अगला दिन आप एक मीटिंग रखे, बहुत सारे लोग एक जगह जुटे, फिर वहां पर हमने एक प्रस्ताव रखा कि अच्छा ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, है ना, या फिर हम लोग एक फॉर्म जारी करते हैं, सब कुछ सदस्य बन जाते हैं, वो संस्था बनाते हैं। तो ये आर्टिकल किसमें? 19C में। 19D में क्या कहा गया कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब जाने का मतलब पूरे इंडिया में ही ना कि ऊपर एक बेडरूम बनने तो उसके क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, हम जा सकते हैं, मतलब ये कहीं नहीं घुस जाएंगे। कुछ एरिया है जहां पर, जैसे आर्टिकल आपका 30 जो है, 30 नहीं 32 और 33, उसमें कहा गया कि कुछ एरिया जो होंगे मिलिट्री के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए आरक्षित होंगे, मतलब वहां पे और कोई दूसरा नहीं जा सकता है। तो तुम वही जाकर गेट पे कहोगे हाँ हम पढ़े हैं पूरा संविधान ना, 19(4) में लिखल है कि हम कहीं जा सकते हैं, मुझे तो जगह मार के, समझ गए। तो इस तरह की चीजें आपको फॉलो करने पड़ेगी। 19(6) में एक था, 19F में, उसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दो तरह का, एक है पैटर्नल और एक होता है इंडिविजुअल। मतलब एक को बाबूजी कीन के रखे तो हमारा हुआ तो उसको बोलेंगे पैटर्नल, और जो हम अपना पैसा खरीदे तो हमारा है। तो जो हमारा था इंडिविजुअल उसको रखा गया था आर्टिकल 31 में। किसमें? 31 में। और जो बाबूजी वाला था वो 19F में। इन दोनों को हटा दिया गया। हटा कहाँ डाल दिया गया? 300 में। 300 कम है, 300 कम है। क्यों डाला गया उसको? विधिक मतलब कानूनी अधिकार कहा जाएगा। वो इसलिए डाला गया क्योंकि जो आपका जमीन था ना, मान लीजिए आपकी जमीन से रोड पास होना है। एक वाकया हुआ था हिमाचल प्रदेश में, एक महिला थी, मतलब महिला का पति डेथ कर गए, उसके बाद उनकी जमीन से रोड निकलना था, ठीक है, 1953 के आसपास की घटना है। तो उस समय उनके जमीन से रोड निकलना था, इनसे बिना पूछे सरकार रोड बना दी। उसके बाद इनको जब ज्ञात हुआ तो कुछ लोग मिलकर इनको बोले कि तब केस करो। केस चल रहा लगभग 16 साल, ठीक है। उसके बाद फैसला लिया है कि नहीं, ये जो चीजें हैं, मतलब यहाँ से रोड निकलना है, रेलवे लाइन निकलना है, बिजली का पोल लगाना है, तो एक बार जब स्ट्रक्चर बन गया कि यहाँ से निकलेगा, मतलब निकलेगा, वहां के जो लोग हो गए उनको जमीन के बदले पैसा दे दिया, मतलब मुआवजा दे दिया, लेकिन वहां से जो पास हो गया वो बनेगा ही। तो इसलिए कहा गया कि ये किसी का निजी नहीं हो सकता। इसलिए आपके जितना जमीन है उन सब पे आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को हर साल, 100 रुपया 200 रुपया करके पर बीघा, मतलब बहुत मिनिमम, लेकिन देना जरूर पड़ता है। वो इसलिए कि सरकार एहसास जताती है, मतलब ये जताना चाहती है कि ना ये तोड़ना है, तोड़ रहता तो देना नहीं पड़ता, ये हमारा है, तुमको दिए हैं कि तुम इस पे रहो, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन है किसका? हमारा। क्यों? क्योंकि आप हमको टैक्स दे रहे हो। दूसरे का होगा तब ना टैक्स देंगे, अपना हो तो टैक्स देंगे जी? नहीं देंगे। जैसे लाइब्रेरी से बुक उठाते हो, देर हो गया तो फाइन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका है, आपका नहीं है। आपका रहता तो पढ़ घर में पढ़ेंगे चाहे ना पढ़ेंगे, रोज इसे झाड़ फूक कर रख देंगे, है ना। अच्छा, आर्टिकल 46 जो है इसमें भी ओबीसी और एसटी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था बताई गई है, ठीक है, आर्टिकल 46 में भी। बढ़े आगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपने सीखा, सब आपका दिमाग में घूम रहा है, घूमते रहना चाहिए, क्योंकि अगले दिन जब आपको सेट में दिखेगा ना इसे प्रश्न, तब फटाक से लगाओगे। इसी सोच के साथ हमने इस क्लास को आज शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? सूफी संतों का संबंध जो है ये खानका के साथ। खानका एक्चुअली क्या होता है कि जहां पे सूफी संत रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा देते हैं, उस जगह को खानका कहते हैं। तो गया में भी एक जगह है खानका चित्सिया मोनामिया, चांद चौरा में नवागढ़ एक जगह है, वहीं पे है, हम वहां पे ही रहते हैं। तो देखा हमने, हाँ, इस्लाम धर्म से कुछ लोग जो धर्म की शिक्षा दे रहे होते हैं वो सूफी संत कहे जाते हैं, ठीक है। सूफी गाना भी होता है, जैसे हम लोगों में पंडित जी, सही बात बोले, उस तरह से मुसलमान में सूफी संत, मौलवी जी, तो सूफी संत जो होते हैं, सूफी गाना भी होता है। फिर आप लोग सुने होंगे कुन फाया कुन, तो ये सब गाना क्या है? सूफी गाना, ठीक है, बहुत शांति से सुना और गाया जाता है। तो इनका संबंध किससे? खानका से, सूफी संतों का। सिनेगोग क्या होता है?
यहूदियों का पूजा स्थल। यहूदी सबसे अधिक आपको जानते कहां मिलेंगे? इजराइल में। इजराइल जो देश है वो भारत के समकक्ष ही स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, 1948 में। लेकिन आज भारत से बहुत आगे है, क्योंकि यहूदी जितने होते हैं उनका दिमाग बहुत खतरनाक चल रहा होता है। वो हर चीज में हमसे बहुत आगे सोच रहे होते हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वो ऐसा चीज बनाते जो हवाई हमला होता तो हम उसको रोक पाते। पहले ही वो सब डोम बना के धैले, आयरन डोम। हम लोगों से बहुत तेज लोग सोचता है। आइंस्टीन भी यहूदी ही थे, ठीक है। तो यहूदियों का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनके पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दखमा के बारे में हमें पता नहीं है क्या है, पता नहीं, हो सकता है इसमें वर्ड लिख दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। कब होती है? 1935 में। रिजर्व बैंक क्या करता है कि बाकी सारे बैंकों को एक इंस्ट्रक्शन देके रखता है कि आपको कितना ऋण बाजार में देना है, क्योंकि बाजार में जितना ज्यादा ऋण आएगा ना उतना लोगों के पैकेट में पैसा बढ़ते जाएगा। और लोग के पैकेट में पैसा बढ़ने का मतलब कि वो कुल जुलूल चीजों में पैसे को खर्चा करेंगे। जैसे यदि आपके पैकेट में आज 1000 है और आपके घर वाले बोल दे कि देख बाबू 1 महीना एकरे में चलाना है, तो आप आराम से चलोगे। यदि आपके पैकेट में 3000 आ जाए, 2000 जैसे आया ना, तब तक ऑनलाइन साइट जो है वो दिखाना शुरू करेगा, जूता, ऐसे मोजा, ये टाई, ये एयरपोर्ट। तो गलतियों से इसे टिप दो, ऐसे छोड़े को मंगा लेते हैं। तो फिजूल खर्ची हुआ है जिसका आपको जरूरत ही नहीं था, वो भी चीज आप खरीदने के लिए पहुंच गए। या फिर बाजार में जब आपके ज्यादा पैसा रहेगा तो आप किसी चीज को दिए नहीं देखोगे सस्ता है कि महंगा है। किसी भी चीज को आप खरीद के लाओगे तो दुकानदार रहेगा अच्छा 10 रुपए चीज था 15 में बिका, आज तो हो सकता है कल 16 में बेचे। तो इस तरह से चीज का इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, महंगाई बढ़ते जाएगी। सरकार चाहती है कि महंगाई ना बढ़े, इसलिए क्या करता है रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती है कि बैंक कितना ऋण देंगे। और जब देखता है कि ऋण ज्यादा बाजार में जाने लगा तो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता है। क्या करता है? इंटरेस्ट रेट हाई। जैसे मान लीजिए 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज लग रहा है, कल यदि 15 रुपया कर दिया जाए, तब जो कर्ज लेने की सोच रहा था उसमें से कुछ लोग कम लेंगे कि ना हो 15 रुपया हो गया, पहले 10 रुपया था, अब ना लेंगे, कम होगा तो लेंगे। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। और ये मौद्रिक नीति जो है ये हर 3 महीने पे चेंज होती है। क्या होता है? पहले 6 महीना पे होता था, अब क्या होता है हर 3 महीने पे एक बार मौद्रिक समीक्षा की जाती है कि बाजार में कितना पैसा है, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्लियर? और ये करता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, नीति आयोग जो है ये पहले योजना आयोग हुआ करता था, 2015 में इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था, कुछ लोगों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा हमें। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कई लोगों को देखा हमने कि सीधे गूगल से सर्च किए और जो लिखा वही उठा के पुट कर दी, तो हिंदी में दे दिया था। वो उतना शुद्ध हिंदी हम नहीं बोल पाएंगे जितना खतरनाक वो लिखा था। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में समझे। नीति आयोग का सीईओ अभी चेंज हुआ है, क्या नाम है? हाँ, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, सुमन बेरी आपने गलत याद किया, शायद सेबी की हैं। अच्छा, इधर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ के बाकी जितने बैंक हैं उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 49 में इसका हुआ था रिजर्व बैंक का। तो एक्चुअली हुआ कि हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, बाकी जितने बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण एक अलग नीति से हुआ था। और जो हमारा ये था एसबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था इसको बोलते हैं कंपनी एक्ट। किस एक्ट के तहत? कंपनी एक्ट के तहत हुआ। अभी जो हमारा पाकिस्तान है पड़ोसी देश, उसका जो आरबीआई के तरह का बैंक है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक ही है। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो बहुत सारे लोगों का खाता था बैंक में, तो बैंक में जब खाता लोग अलग अलग हो गए तो उन लोगों का पैसा भी तो अलग अलग करना था, तो एक एक रुपये का हिसाब करके अलग अलग किया गया। तो उसमें पाकिस्तान में जो बैंक रहा, जो इस पैसे का हिसाब देखा, वो पाकिस्तान स्टेट बैंक और इधर भारतीय स्टेट बैंक। तो कुछ समय तक भारतीय स्टेट बैंक जो था वो आरबीआई के रूप में भी काम किया था। तो कहोगे सर 1935 में जब भी बन गया था आरबीआई, तो एसबीआई आरबीआई कैसे रहा? क्योंकि जब पैसा बटा तो जो खाता था उसको मैनेज करने के लिए वर्चुअल रूप से कुछ दिनों तक एसबीआई जो रहा वो आरबीआई का भी काम किया था। और उसी चीज को याद रखते हुए आरबीआई आज भी लोग एसबीआई के जो हैं वो सोचते हैं कि हम भी अभी आरबीआई में काम कर रहे हैं। जाओ कहते हैं लाइन में लग जाओ।
जब वहां से लाइन में लग के यहाँ तक पहुंचे तो कहेगा 3 नंबर काउंटर पे चल जाओ। तो इतना देर लगा कहाँ रखा, पहले ही बोल देगा 3 नंबर काउंटर पे। 3 नंबर पे जाओ तो कहेगा यहाँ पे आज सर्वर डाउन है, 5 नंबर पे चल जाओ। मन तो करता है जूता उठा कर मारिए दें। सबसे गंदा किसी बैंक का सर्विस है एसबीआई का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद बहुत सारे बैंक बने, 3 और बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर सबको मिला दिया गया, बना इंपीरियल बैंक। उसके बाद वही आगे बना एसबीआई। ठीक है, बीच में कई गो ऐसा बैंक बना जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे अवध कॉमर्शियल बैंक 1882 में ही बना, जो भारत का निजी बैंक था। इसके पहले जो बाकी बैंक थे उसमें बाहरी लोगों का हिस्सा था। ठीक है, तो ये चीजें कभी बैंकिंग सेशन लेंगे तो उसमें करा देंगे, टेंशन न लो। पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वो क्या कहलाता है? इसको हाइपेंथेंडियम कहते हैं। अब ये होता क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी इधर वो नहीं मिलेगा ना। हाँ, क्या कौन सा फूल होता है वो जो ना दुर्गा जी को चढ़ाया था, ओढ़ौल का फूल। ओढ़ौल के फूल में मतलब बहुत अच्छी तरह से फूल के स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें हाइपोथेंडियम जो होता है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पहले फूल लगता है, फूल में ही जो अंडाशय होता है फूल का, उसके अंदर से ही फल का विकास होना शुरू होता है, उसमें बीज बनता है और वही बड़ा हो कैसे अंदर में बीज चला जाता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेंडियम जो होता है यही आगे जाके फल बनता है। ठीक है, और ये जो होते हैं पुष्प छत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जैसे देखिए एक जब आप फूल लेंगे गुड़हल का तो नीचे से हरा डंडी में नीचे से हरा हरा पत्ता ऐसा निकला रहेगा, उसको बोलते हैं क्या हम? बाह्य दलपुंज। और उसके ऊपर रहता है इसे लाल लाल फूल सा, माने लाल लाल पत्ता, और बीच में वर्तिकाग्र होता है जिसपे पुमंग और जयांग होते हैं, वही होता है उसका मतलब स्त्री अंग और पुरुष अंग। ठीक है, स्त्री केसर और पुंग केसर। तो फूल के बारे में कभी डिस्कस करेंगे आगे, अभी याद रखेंगे हाइपोथेंडियम। ठीक है, यही आगे जाकर पुष्पक्रम का फल के रूप में विकसित होता है। डीएनए में पाई जाती है क्या क्या? डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शर्करा होती है मतलब जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। इसका मतलब ये किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने इसका थ्योरी दिया था। ठीक है, इसका मॉडल कैसा होता है? डबल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब समझते हो? हाँ, वीनर और स्टीन ऐसे कुछ भी नाम था। आगे बढ़े, पेंटोज ग्लूकोज वगैरह वगैरह खत्म। अच्छा, शर्करा बहुत तरह का, जैसे हम लोग जो चीनी खाते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। जो फल खाते हैं मीठा लगता है फ्रुक्टोज। जो माड़ होता है उसमें होता है माल्टोज। ठीक है, चोकर जो होता है उसमें माल्टोज होता है। तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, पेंटोज, सुक्रोज, ये अलग अलग तरह की शर्कराएं हैं। तो यह ध्यान रखिए, जो टेबल चीनी होता है जो हम लोग खाते हैं चीनी, वो सुक्रोज होता है। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अच्छा, भ्रूण विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? बच्चा जैसे ही गर्भ में पलना शुरू हो जाता है उसको हम लोग एम्ब्रॉयो कहते हैं। एम्ब्रॉयो मतलब भ्रूण। ठीक है, और वो जब तक पेट से बाहर नहीं आता है तब तक उसको हम भ्रूण ही कहते हैं। ठीक है, और उसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयोलॉजी। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयोलॉजी, भ्रूण का अध्ययन। ठीक है, अच्छा, बच्चा जो होता है उसका विकास कैसे हो पाता है? मतलब खाना माँ खाती है और बच्चे तक भोजन कैसे जाता है? प्लेसेंटा से, उसका नाभि से माँ का जो ये होता है यूट्रस होता है वहां से जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा वहीं पल रहा होता है तो उसको विकास वहीं से हो पाता है। जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो नर्स जो होती है कैंची से काट देती है और वो इसे नाभि बना रहता है, फिर उस पर पाउडर डाल के उसको सुखा दिया जाता है। ठीक है, तो वही प्लेसेंटा होता है। तो बच्चों में जो ब्लड बनता है वो उनके लीवर में बनता है। ठीक है, और हम लोगों में जो ब्लड बनता है वो अस्थि मज्जा से बनता है। क्लियर? तो दोनों चीजें याद रखें कि बच्चों में कहां से बनेगा? लीवर से, और हम लोगों में अस्थि मज्जा से। ये दोनों बातें क्लियर रहनी चाहिए। जीवाश्म विज्ञान, जितने भी पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले कुछ चीजें दब गई, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि इत्यादि,
वो अब धीरे धीरे ईंधन के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। उसी का अध्ययन जो होता है उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इधर है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हेरिडेटी, मतलब जैसे आपकी मम्मी जैसा आपका चेहरा दिखता होगा लड़कियों का, या फिर पापा जैसा चेहरा दिखता है, नाना जैसा दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो डीएनए हैं वो ट्रांसफर होकर इधर तक आए हैं। उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं जीन्स के बारे में, उसको कहते हैं अनुवांशिकी। क्लियर? ये 7 पीढ़ियों तक चलता है। 7 पीढ़ी आपके पापा के तरफ का और 7 पीढ़ी आपके माँ के तरफ का। तो वो गाना सुनते हैं भोजपुरी में, अरे सोहर है ललना बबुआ जन्म ले माई जैसन नकिया नाना ऐसन कनवा ऐसे ऐसे कुछ करके। तो एक्चुअली वो लोग देखो जो गाना लिखता है ना, उसको विस्तृत जानकारी होती है हर चीज के बारे में, फिर उसमें से कुछ चीजें खोज करके लाता है, उसका गाना लिखता है। जैसे देखते हो वो कभी भी सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, हर चीज में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। तो सोचो उसके पास ज्ञान होगा तब ना, सब कोई लेखक भी नहीं बन सकता है, उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है बहुत ज्यादा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से उत्पन्न होता है? कहां से? पानी से। पौधे जो होते हैं खाना बनाने के समय नीचे से पानी ग्रहण करते हैं और सूर्य का प्रकाश आता है, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, उसमें मैग्नीशियम होता है वगैरह वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उन सबको मिला के एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अवक्षेप के रूप में पानी बच जाता है H2O, और वही ऑक्सीजन जो होता है वो गैस के रूप में रिलीज होता है और वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है? तो पौधे जब तक खाना बनाते हैं तब तक हमको ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब दिन में उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है और दिन में ही वो भोजन बनाते हैं और दिन में ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो कहो तो रतिया में कहां से आता है? रात में एक्चुअली ऑक्सीजन बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो देते हैं, लेकिन दिन में ही इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दे चुके होते हैं तो उसका यूज हम लोग करते रहते हैं। क्लियर? इसलिए पौधों को बचाना हमें बहुत जरूरी है। पौधे नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, हम ही नहीं रहेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन कहां पाया जाता है? तो 2 चीज में आप लोग क्लियर हो जाइए, एक होता है अग्न्याशय, एक होता है अमाशय। अग्न्याशय किसको कहते हैं? पैंक्रियाज को। और अमाशय ही एक्चुअली पेट होता है। पेट क्या होता है? अमाशय। और अग्न्याशय कहते हैं पैंक्रियाज को। ठीक है? अग्न्याशय से कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है। ठीक है? वही आगे जाके हमारे डियोडनम में मिल जाता है और डियोडनम में जितना खाना होता है उस सब में वो लपेटा जाता है और आगे जाके इलियम तक, डियोडनम, जेजुनम, इलियम में जाके हमारा पूरा का पूरा खाना जो होता है उसमें से जितने भी मिनरल्स होते हैं और सब अवशोषित हो जाते हैं। तो खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? नहीं, छोटी आंत में। खाने का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, अवशोषण भी वहीं पर, लेकिन जल का अवशोषण नहीं, जल का अवशोषण बड़ी आंत में। इसीलिए किसी को मतलब लूज मोशन जब शुरू होता है तो उसका क्या डिस्टर्ब हो गया? बड़ी आंत। चूंकि वहां पे पानी का अवशोषण नहीं हुआ, वही पानी लगातार सीधे डायरेक्ट हो गया, नल खुला छूट गया तो डायरेक्ट हो जाता है। तो हार्मोन समझे। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी? तो इसके बारे में हमने एक दिन बताया था। तो चारों के बारे में 4 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली हुई राजगीर में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा कश्मीर। पहला हुआ राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कश्मीर के कुंडलवन। ठीक है? तो यहां पे कह रहा है कि तृतीय किसने करवाया था? बौद्ध ने, सॉरी अशोक ने। कहां पे? पाटलिपुत्र में। बाकी ये पूरा मगध साम्राज्य का हिस्सा था। अच्छा, आप लोग कभी राजगीर गए होंगे तो वहां पे राजगीर एंटर करने से पहले एक पहाड़ पे एक मंदिर आता है किनारे में, वहीं से एक पहाड़ चढ़ते हुए दिखता है, उस पे रेलिंग जैसा बना हुआ है, उसको वेलिंग वॉल बोलते हैं। ठीक है? वो उस समय का मतलब घेराबंदी किया गया था ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर सके, और अभी कुछ ही हिस्सा वहां पे बचा हुआ, बाकी हिस्से खत्म हो गए हैं। अच्छा, सारनाथ कहाँ है? कहां पे? बनारस के जस्ट बगल में। जैसे यहां से गया से बोध गया 12 किलोमीटर, और इसी बनारस से सारनाथ 12 किलोमीटर है। वहीं पे बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया। क्लियर? बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। सीज फाइड लाइन जो है ये किन देशों के बीच की रेखा है? किस देश की? जर्मनी और फ्रांस। याद कैसे रखेंगे? जब आप सीज फाइड लिखते हैं तो यहाँ पे GF आ रहा है, तो जी से जर्मनी, F से, जी से जर्मनी, F से
सी फाइट याद हो गया। आगे आते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसका नाम क्या होता है? डूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। भारत से अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, लगभग कहीं पे 105 मिलता है, कहीं पे 96 भी देखा हमने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 106 105, ठीक है। तो वह हमारा भारत अफगानिस्तान की सीमा है, लेकिन कहां पे? जो पीओके वाला कश्मीर है ना, वहां पे वो सीमा है, और वो हमारे हिस्से में भी है नहीं अभी, मतलब वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, उधर से भी चढ़ाई इधर से भी चढ़ाई। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह पाए कि वो हमारा लाइन है, लेकिन है, वो हमारा ही है, किसी का औकात नहीं कि वो हमसे ले लो, ठीक है। और वो जिम्मेवारी होगी आपके कंधे पे। आप सब जब यदि वहां पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोग जरूर वहां पहुंचे एक बार वर्दी के साथ, और उसको देखेंगे कैसे लेके रखा है, फिर आगे उस पर होगा। फिर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन? रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच में, अच्छा, भारत का चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो आपका उत्तराखंड से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मतलब इधर जाता है अरुणाचल प्रदेश का, मतलब आप पश्चिम से शुरू करें पूरब तक तो पूरा लाइन जाता है। लेकिन जो मैकमोहन लाइन है ये अरुणाचल प्रदेश तरफ वाले हिस्से में है, ये उत्तराखंड और उस तरफ वाले हिस्से में नहीं है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। मैकमोहन लाइन किसे किसे बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और कुछ बचा जी? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसके बीच में एक लाइन है जिसका नाम क्या है? मैगी नॉट, हाँ सही है, मैगी नॉट लाइन। अच्छा, रूस और फिनलैंड के बीच में एक भी रखा है लेकिन हमें याद नहीं है, मिनर है, अच्छा मैनर है, हाँ सही याद है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, वियतनाम के बीच में, वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में एक लाइन है 17वीं पैरेलल, और इधर आपका कनाडा और अमेरिका के बीच में एक लाइन है 49वां पैरेलल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद होना चाहिए। अच्छा, वो लाइनें एक्चुअली नहीं है, वो जो हम दिखा रहे थे ना अभी, ये ग्लोब वाला सिस्टम, ये ग्लोब है, यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री से जो लाइनें जा रही हैं, यही वाली लाइनों के बीच में बात हो रही है, जो 49वीं और 17वीं पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है इधर वाला जो हमने अभी सिगफ्राइड, पोलैंड ये सब वाला बताया, वो एक्चुअल में बाउंड्री है, ठीक है। वो ये डिग्री वाला लाइन नहीं, वो बाउंड्री है, जिसके बारे में आप जान के रखें। हाँ, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन संबंधित है। लाल त्रिकोण, सदर अस्पताल में जाओगे ना, सदर अस्पताल में, तो महिला और प्रसूति रोग विभाग जो होता है, गैनेकोर वाला विभाग, उसमें लाल त्रिकोण बना हुआ आपको फोटो मिलेगा। हम दो हमारे दो, क्लियर? परिवार नियोजन। तो उसमें कोई कोई अपना एकदम दृढ़ निश्चय बना लेता है कि हम दो हमारे नो, हम दो हमारे नो, है ये नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो हमारे नो कर दे। शादी ब्याह होगा, यहाँ तक गांव में जब जाओगे तब बगल से चाची आएगी, पहले जाएगी तुम्हारे कन्याई के पास, अरे हमारे बाबू जल्दी एगो नाती दो। वो बेचारी अपना दर्द कैसे चीख चीख के उससे कहे, क्या करोगे? अब जब बाहर निकलेगी आप बोल लगोगे, अरे हाँ बाबू 1 से 21 होखो। यहाँ हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं कि 1 से 21 हो जा। पहले यही होता था, अब ये होता है 1 से 21। और जब लड़की लोग मतलब कन्याई को लगती है ना, तो हमारी यह आशीर्वाद देती थी, पान नियन पसर बेल नियन फुलाई रह 8 बेटा के माई होखा, सदा सुहागिन रह, पूरा लंबा चौड़ा एकदम, मैंने सब फॉर्मेट उसमें लपेट देती थी। हाँ, टारगेट क्या है? चलो आगे देखो, डॉक्टरी सहायता का प्रतीक क्या होता है? क्रॉस वाला लाइन। रेड क्रॉस देखे हो आप लोग गर्ल बिघा मोड़ के पास, तो वहां रेड क्रॉस जो होता है वो आता है डॉक्टरी सहायता के लिए। क्रांति का प्रतीक लाल झंडा, लाल झंडा क्रांति का। खतरा या यातायात रोकने के लिए लाल बत्ती। कबूतर किसका प्रतीक? झुका हुआ झंडा शेर का। कई बार आप देखोगे कि शहीद जो आता है ना गाड़ी पे,
जिस गाड़ी पे उसमें झंडा झुका होता है, ठीक है, तो आंखें एकदम नम हो जाती हैं देख के। मतलब जो सिचुएशन होता है उस समय हमने कई बार देखा है। हमारे गांव का कई लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक। हमारा गांव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और हमें लगा कि हर साल एक दो और निपट जाता था बेचारा। हाँ, गांव का नाम है सलेमपुर। अरे इधर नहीं, आराम है भाई। कौन महान पुरुष अंकल हो के नाम से जाने जाते हैं? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह को अंकल हो के नाम से जाना जाता है। ये वियतनाम के थे। कहाँ के? वियतनाम के। और ये उस समय थे, जानते हो वियतनाम की एक कहानी रही है, यहाँ पे सबसे अधिक बम मारे गए थे अमेरिका की सहायता से। बाप रे बाप, अभी भी बम निकलता है, इतना मारा था। अरे अपने कंट्रोल में लेने के लिए। जैसे अभी स्थिति अफगानिस्तान का ना, अफगानिस्तान में कैसे ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बढ़े और पूरा खदेड़ दिया अमेरिका को, तो अमेरिका वहां भी प्रभुत्व जमाए हुए था, लेकिन वो लोग अपने आप को आजाद कराने के लिए, अभी तो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम पहले कहा जाता था, तो सब मिल के आपस में और इसको खदेड़ने के लिए चले और वो पूरा बम मारा, फिर भी वो अपने आप को वहां रोक नहीं सका, भागना ही पड़ा। तो हो ची मिन्ह का उस समय नाम काफी ज्यादा निकल के आया था। अभी वहां के राष्ट्रपति शायद जो हैं वो इन्हीं के खानदान से है। बेटी कुछ ना कुछ होगी, वो बेटी नतनी कुछ तो होगी। अच्छा, CF एंड्रूज के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें। इनको दीन बंधु कहा जाता था, क्योंकि जो भारत में कांड हो रहे थे उस समय जब इंडिया आजाद नहीं था, तो ये भारत की सपोर्ट करते थे, भारत सपोर्ट में कुछ बातें बोलते थे। तो इनके जो सहपाठी थे ये कहते थे कि तू अंग्रेज होकर हमारा बारे में बोल रहा है, मतलब तू देश के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, इसलिए इनका नाम दे दिया था दीन बंधु। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दीन बंधु और देश बंधु। देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, CR दास, चित्तरंजन दास। उनके नाम पर भी एक लोकोमोटिव फैक्ट्री है चित्तरंजन में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो उनको कहते हैं देश बंधु और इनको दीन बंधु, यहाँ पे याद रखेंगे। हो ची मिन्ह बता दिया। बिस्मार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे। बिस्मार्क एकीकरण किया था इन्होंने, ये आप 10 क्लास या 12 के बुक में पढ़े होंगे, ठीक है, 3 में था। हाँ ठीक है। आइजनहावर के बारे में हम नहीं जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 को 1989, 1889, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या कि आप लोग उस दिन चॉकलेट खा लिए, उसके बाद हमने देखा कि सबको इसका आंसर गलत करके बैठा हुआ है। तो भाई जिस संदर्भ में आपने चॉकलेट खाया और पेन लिया, कम से कम घर पे जाकर पढ़ लिए होते कि तुर जन्मा कब हो लाल जी। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर किसका किसका जन्म? महात्मा गांधी और लाल बहादुर। इनमें से एक जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कहां से थे? जो मुगल सराय देख रहे हैं ना आप लोग, उन्हें वहीं पे उनका घर था, ठीक है। उसके पहले रेल मंत्री भी थे इंडिया के, फिर ये प्रधानमंत्री भी बने। काफी मतलब सरल वेशभूषा, सरल एकदम इंसान थे। मतलब ऐसा इनका इंसानियत था कि इनके गाड़ी का उपयोग इनके बच्चे कर लिए थे घूमने के लिए, तो किराए जमा करवाए थे पार्लियामेंट को कि ना ये गाड़ी हमारे लिए आने जाने के लिए है, बच्चे यूज के लिए, तो हम पैसा इसके लिए जमा करेंगे, तेल का पैसा दिया था इन्होंने। तो मतलब बहुत ही उच्च विचार किए थे। किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? RPF ने। अच्छा, RPF का नाम चेंज हो चुका है, RPFS हो गया है, ठीक है। हाँ, इसने अभी अभी एक कमांडो फोर्स का गठन किया है। वो चलते हुए ट्रेन में यात्रियों को कैसे बचाया जाए या फिर लूटपाट हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए वो फोर्स काम करेगी, ठीक है। RPF ने अभी मतलब 1 साल पहले इंट्रोड्यूस किया है कमांडो, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे और भी कार्यक्रम चला, इसमें एक मतलब सुरक्षित सहेली करके एक कार्यक्रम था, ऑपरेशन थ्रस्ट करके एक कार्यक्रम था, वो सब RPF के द्वारा चला। ऑपरेशन थ्रस्ट किस लिए? जब हम लोग रेल यात्रा के दौरान पानी खरीद के पीते हैं तो कई बार आपको डुप्लीकेट बोतल मिल जाते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन चला था, उसका नाम था ऑपरेशन थ्रस्ट। कई बार क्या होता है कि महिलाएं अकेले यात्रा कर रही होती हैं, तो उनके लिए हर एक बोगी में एक महिला पुलिसकर्मी, मतलब RPF की महिला कर्मी को उस बोगी में रखा जाएगा, महिलाओं के बोगी में। तो उसके लिए ऑपरेशन सहेली उसने चलाया था, ठीक है। ये पूरे भारत में चल रहा है अभी ऑपरेशन सहेली। आगे बढ़े। भारतीय विमान प्राधिकरण जो है ये किस मंत्रालय के अंदर आएगा? अरे सिविल एविएशन के अंदर आएगा। और भारत के सिविल एविएशन मंत्री मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है?
हाँ, नाम क्या है उनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अच्छा, जानते हैं एक चीज और समझ के रखो कि जितने भी मतलब राजा महाराजाओं के घराने से लोग हैं, इन्हीं को टिकट क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये पहले एक साम्राज्य हुआ करते थे और 500 से भी अधिक ऐसे साम्राज्य थे जिनको पूरा मिला करके और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। ठीक है, तो उस समय कुछ नियम और शर्तें थी कि जब भी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होगा तो हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस जरूर किए जाएंगे, क्योंकि हमारा वजूद बचा रहे। इस कारण से इन लोगों को रखा था। बाकी लोग भी खड़ा होंगे, जीत गया तो आपको हारना तय है, लेकिन जब टिकट मिलेगा किसी एक पार्टी से तो उनको ही दिया जाएगा। क्लियर? हाँ, ऐसा मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन पार्टी अपने सुरक्षा की दृष्टि से उनको देती है ताकि उनके जो समर्थक हैं वो कहीं विरोध न दर्ज करा दे। क्लियर? जीत गया तो जीत गए, हार गए तो हार गए। इसलिए आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे कई राजाओं का नाम आता है जो अपने पीढ़ी को चला रहे होते हैं। अभी एक लल्लन टॉप देखते हैं आप लोग? हाँ, लल्लन टॉप पे अभी कुछ दिनों पहले उनके खानदान का एक व्यक्ति आया था, महाराणा प्रताप के खानदान का, जो उदयपुर में पैलेस है ना, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का शादी हुआ था, तो उसके वो मालिक हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था। तो अक्सर हम वो वाला शो देखते हैं। उसमें अभी कुछ दिनों पहले अवध सर आए थे, अवध ओझा सर, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। हाँ, विकास त्रिवेदी सर भी आए थे, शायद अभी हाँ खान साहब भी गए थे, सब लोग जाते हैं। भारत, अच्छा, किस देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19? यूनाइटेड किंगडम। हमारे देश में कौन कौन से वैक्सीन चले? सबसे पहले कोविशील्ड, फिर कोवैक्स, और फिर हमने इंट्रोड्यूस किया उसको भी जो अमेरिका से रसिया वाला था, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक भी। ठीक है, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? जगदीप धनखड़। इसके पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद इधर आ गए। ठीक है, यहाँ पे वेंकैया नायडू, ये कौन थे? ये 13वें राष्ट्रपति थे और 14वें हुए जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा, हाँ ये विपक्ष के एक नेता है। ठीक है, इनका नाम हमें आता है। अच्छा, मार्गरेट अल्वा इनके विपक्ष में खड़ा हुए थे। ठीक है, विमान बनर्जी नहीं पता है, कौन होगा गधा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। कौन सा? छत्रपति शिवाजी। चेन्नई में? अरे चेन्नई में। तिरुवनंतपुरम में कौन सा? ऑप्शन से मार दो, है ना, मीनामकम हवाई अड्डा आता है। ठीक है, और भी कुछ देखो, नाम से बहुत कुछ आपको धरा जाएगा। सबसे ज्यादा अंत कुछ आपको ज्यादा हम बताते हैं उसके बारे में। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर, क्योंकि वीर सावरकर को वहां जेल में बंद रखा गया था। ठीक है, तो वीर सावरकर, पोर्ट ब्लेयर। एक नाम बहुत ज्यादा बुझाता है, केम्पागोडा एयरपोर्ट। कौन सा? केम्पागोडा, बेंगलुरु में है। तो कई बार आपके दोस्त या आपके घर के आसपास के कुछ लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं ना, एयरफोर्स में हो गए, तो वो अक्सर स्टेटस लगाते हैं पटना टू केम्पागोडा एयरपोर्ट। तो हमको उससे अक्सर ध्यान में आता है कि अच्छा ट्रेनिंग में चल गया। तो केम्पागोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। और भी कुछ नाम होंगे, जैसे पटना के एयरपोर्ट का नाम क्या है? जयप्रकाश नाम। गया वाला, हाँ ऐसे सब फंस गया, घर के बगल में नहीं आते। इसका नाम सुजाता एयरपोर्ट है। क्या नाम है? लेकिन अभी इंट्रोड्यूस किया था गया एयरपोर्ट के नाम से, लेकिन इसका आधिकारिक नाम क्या होगा? सुजाता एयरपोर्ट, याद रखें। और पटना का जयप्रकाश नारायण। कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली मुंबई छत्रपति शिवाजी। बगल में बनारस, बनारस चौधरी चरण सिंह। हाँ, अच्छा लखनऊ में तो यहाँ पे क्या नाम है? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। ये दोनों वहीं के थे, तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ये निपट गया, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे था, ऑरविले आश्रम कहाँ है? ऑरविले आश्रम जो है पुडुचेरी में। विक्टोरिया गार्डन कहाँ है? विक्टोरिया और बोटनिकल गार्डन कोलकाता में है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है ये हमने एसएससी को कई बार पूछते हुए देखा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखेंगे। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन रहा? तो कोलिंस का रहा था परमा क्राइसिस। ठीक है,
और भी जितनी डिक्शनरियां हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कॉलिंस हो गया, और भी कुछ डिक्शनरी जो है वो अपना अपना एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस करती है हर साल, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है। वर्ड ऑफ द ईयर मतलब नया वर्ड, और सबसे ज्यादा बार यदि खोजा जाए उस वर्ड को तो उसको हम लोग मतलब वो लोग घोषित कर देता है वर्ड ऑफ द ईयर। तो परमा क्राइसिस रहा, इसका मतलब होता है परमानेंट वाला क्राइसिस, जो खत्म ना हो ऐसा क्राइसिस, उसको परमा क्राइसिस बोलेंगे। आते हैं द्वंद्वात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है। देखिए द्वंद्वात्मक अर्थव्यवस्था का मतलब समझेंगे आप लोग एक बार। इसके अंदर आती है दो तरह की अर्थव्यवस्था, एक आता है निजी और एक आता है सार्वजनिक। निजी मतलब यदि पूरे देश में प्राइवेट कंपनियों का ही बोलबाला हो जाए, मतलब उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वही लोग सैलरी मतलब रोजगार जनरेट करे, वही लोग फैक्ट्री लगाएं, ये सारा काम निजी हाथों में हो जाए, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और एक होता है सार्वजनिक, जिसमें सरकार फैक्ट्री लगाएगी, उसमें लोगों को रोजगार पे रखेगी। तो जब ये दोनों एक साथ चलेगा देश में ना, तो दोनों तरह का सेक्टर्स का विकास होगा। अर्थात पूंजीवादी लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा हमें कम पैसे में रोजगार वाले लोग मिले। जैसे क्या है, कभी आपके देश में एक मिनिमम वेज का सिस्टम लागू है। मिनिमम वेज सिस्टम कहता है कि कम से कम एक मजदूर जो होगा उसको भी 19,000 के आसपास पेमेंट मिलना चाहिए। तो आप जब दिल्ली मुंबई में कमाने जाएंगे किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आपसे लोग साइन करवाएंगे कि आप यहाँ पे लिखो कि मुझे 19,000 20,000 से सैलरी मिलता है, लेकिन हम तुमको हाथ में 8,000 रुपया देंगे। और आपको जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली साइन करवाएंगे, नहीं करोगे तो कहेंगे ठीक है तो मत करो, क्योंकि ऑलरेडी लाइन लगा हुआ है दूसरे लोगों का। तो दूसरे लोग आगे करेंगे, वो लिखेंगे कि हमको 19,000 मिल रहा है। कोई लोग अपना खाता मेंटेन करते हैं तो लिखता है कि हम 20,000 दे रहे हैं और मिनिमम वेज इतना है। तो इतना सारा चीज चल रहा है, ये किसके वजह से? बस प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ठीक है, निजीकरण की वजह से। निजीकरण नहीं होता सरकार की बाध्यता थी उतना देगा, वो देगा। क्योंकि आप जाएंगे ब्लॉक में वो प्यून रहता है, उसको भी 30,000 पेमेंट मिलता है। अभी बिहार में फॉर्म आया था कोर्ट का, तो प्यून के लिए भी लगता है कि 10-15 लाख फॉर्म भर दिया। क्यों भरा? क्योंकि सर्टेन अमाउंट मिलना है उसको, उससे कम कभी नहीं मिलेगा। ये चीजें, हाँ ऊपर क्लास जाना है जाइए, हाँ जिसको ऊपर क्लास जाना है जा सकता है भाई, हाँ नहीं तो पढ़ो अभी आगे, अभी लगभग 50 क्वेश्चन के बाद समाज भी पढ़ना है। तो द्वंद्वात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? इसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना है, परंपरा आधुनिकता एक साथ होता है, लघु एवं भारी उद्योग सब एक साथ होता है, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब सरल भाषा में कहें तो एक देश के सीमा रेखा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसका फाइनल प्राइसिंग जो होता है उसी को जीडीपी में रखते हैं, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझेंगे। आप लोग निकल जाए, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे हम, ठीक है, जल्दी से निकलिए, हल्ला नहीं। चलिए, तो हम यहां बता रहे थे जीडीपी। जीडीपी का मतलब किसी एक देश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां या फिर जो भी चीजें लगी हैं उनसे जो फाइनल उत्पाद निकल के आ रहा है। फाइनल उत्पाद करने का मतलब, जैसे आप मान लीजिए आपने अपने घर पे गाय पाला, गाय ने दूध दिया, वो दूध हो गया आपका प्राथमिक सेक्टर। उस दूध का आपने भेज दिया कहां पे? किसी मतलब इंडस्ट्री में, जहां पे उससे क्रीम घी वगैरह वगैरह निकाल लिया गया, वो हो गया द्वितीयक सेक्टर। और वो जब घी निकल गया उसको पैकेट में पैक करके और दे दिया गया बेचने के लिए। वो बेच के जो फाइनल प्राइस आया वो होता है तृतीयक सेक्टर। तो ये तृतीयक सेक्टर से फाइनली जो पैसा आ रहा है इसको काउंट किया जाता है जीडीपी में। क्लियर? तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ गए? जहां पे कुछ चीज जमीन से जुड़ा हुआ निकल रहा है। जमीन से जुड़ा करने का मतलब जैसे खेत में से आप धान काट लिए, चावल काट लिए, गाय पाल लिए, उसका दूध निकाल लिए, सब प्राथमिक हो गया। और जब उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिए उसका कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब द्वितीयक सेक्टर। और जो फाइनली बेचने के लिए चल गया बाजार में होता है तृतीयक सेक्टर। तीनों क्लियर? तो जो फाइनल प्राइस आता है उसको जब कैलकुलेट करके हम पूरा आंकड़ा निकालते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, और साथ साथ वस्तु एवं सेवा पर सरकारी व्यय, इन सबको हम शामिल करते हैं इसके अंदर, जीडीपी के अंदर। जैसे आप बाल कटवाने गए तो बाल कटवाए तो आपसे पैसा लिया होगा, तो वो कुछ उगाया तो नहीं, ना ही कुछ फैक्ट्री में बनाया, खाली आप गए, आपका बाल ऐसे पकड़ के काट के आप ही के बलवा इसे निकाल दिए और उसका पैसा ले लिया। आपको देता तब ना कुछ मिलता जी, आपको देता उसके बदले आप पैसा देते तो कहते कि हम कुछ दिए हैं। तो कुछ सेवाओं के बदले भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी आती है तृतीय सेक्टर में, और उन सब का फाइनल प्राइसिंग हमारा किसके अंदर आता है?
जीडीपी का भी, ठीक है। उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपको कुछ मिले ना, कुछ आराम की अनुभूति हो, उससे कुछ काम इजी हो जाए, आपको हाथ में कुछ फिजिकल गुड न दे, तो उसको सेवा कहते हैं। जैसे आप गए मसाज पार्लर में, पकड़ के पूरा देह रगड़ दिया एकदम, आपको भेज दिया घरे। जैसे लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर में, पूरा चमका को जैसे पेंट मार के निकालेगा, तो वो होता है क्या, सेवा क्षेत्र। हाँ, पूरा पॉलिश मार देता है। चलो आगे देखो, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? इनका नाम है भानु अथैया। क्या नाम है? भानु अथैया। इनको 1983 आई एम क्लियर, शायद 1983, एक बार देखिए 83 या 84, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उस समय गांधी मूवी रिलीज हुई थी, उसी मूवी के लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। क्योंकि ऑस्कर जब मिलता है तो हर एक क्षेत्र में जाता है, मतलब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, मतलब सबके दिया था, ठीक है। तो इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर में मिला था, किसको? भानु अथैया। उसके बाद 2007 में एक मूवी आई स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसके लिए संगीतकार के रूप में AR रहमान का नाम आपने सुन रखा होगा, उनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपके सत्यजीत रे जो हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया ऑस्कर का। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब आपने मूवी इंडस्ट्री में काम करना जब बंद कर दिया, तो आपके पूरे जर्नी को याद करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? इसको जैसे आपने इधर देखा आईफा में, या फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल आपको देखने को मिलता है गोवा के अंदर, यहाँ पे गोवा में, वहां पे हर साल नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। आई सब जाती है, इसे मुर्गा होगा पूरा बना के, देखते हो। ये दो और खास नाम आता है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ये दोनों ऐसे बना लेगी तो जब पहुंचेगी पता ना कहा कर लेती है भाई। चलो आगे, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? -40 पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है इसको याद रखेंगे, C/5 इक्वल टू F - 32/9, ये फॉर्मूला होता है। इसको मतलब सेंटीग्रेड दिया है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, और फ़ारेनहाइट दिया है तो सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए। हमने भी कहा कि C जो होता है वो F के बराबर होता है किस डिग्री पे, अभी निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि C = F है, तो यहाँ पे C/5 जो है, इसके यहाँ पे F/5 भी लिख सकते हैं ना, तो F/5 में लिख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 9F = 5F - 32 इंटू कितना आ जाएगा, 32 × 5 160 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा 160, ये इधर आएगा तो कटेगा, कितना हो जाएगा 4F = -160, सॉरी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4F = -160, तो F = -160/4, और ये हो जाएगा -40 डिग्री। तो C निकल गया हमारा, आ गया -40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, याद रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस पे जल का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सबसे हाई होता है। क्लियर? तो आपसे एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हम गर्म करेंगे तो उसके मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर आएगा, मतलब उसके घनत्व पे क्या असर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री पे सबसे हाई, तो यहां हम जा रहे हैं कहां, 0 से 10 जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 10 जब बढ़ना शुरू करेंगे वो तो बीच में एक 4 भी आएगा, और हमने जाना है कि 4 पे सबसे हाई होता है, तो यहां तक जाते जाते हुए बढ़ते हुए रहेगा, और यहां से धीरे 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 गिरना। क्लियर? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको हर जगह जरूरत पड़ सकता है। कई बार कहे कि 10 से 0 आएगा तब क्या होगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमने बीच बता दिया 4 है, तो 4 तक यहां तो सबसे कम है ना, 10 पे सबसे कम है, तो कम है तो 4 पे जाकर इसको हाई होना पड़ेगा, क्योंकि 4 पे सबसे अधिक और फिर कम होना पड़ेगा। इस थ्योरी को बचा रखिएगा, इसलिए हमने ये नहीं बताया कि 0 पे कम और 10 पे, ऐसा नहीं बताएंगे। हमने पूरा आपको फिगर दे दिया कि 4 पे सबसे हाई होना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो कम होते जाएगा। इसको याद रखिए। ये हो गया घनत्व के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अभिक्रिया करना
समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जब तक इनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और जितने बाहरी इलेक्ट्रॉन भरने बाकी होते हैं वो सब लगातार मेहनत करते हैं। आप लगातार मेहनत कब करते हो? जैसे आपको भी रिजल्ट लेना है, लगातार मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपका हो जाए तो आप कहोगे आप पढ़ के क्या करेंगे, तो हो गया। होता है ना ऐसा? अभी आपके अंदर एक जुनून है, उसी जुनून पे हम रोटी सेक रहे हैं। आपके अंदर जुनून है कि हमें रिजल्ट लेना है, हम कहेंगे 3 घंटा, तो ठीक है 3 घंटा, कल कहेंगे 5 घंटा, तो ठीक है 5 घंटा। यही जीडी का एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म हो जाए, तब बुलाएंगे आओ 2 घंटा, तो ना आज मन नहीं है वो, तो कोई जुनून नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो? इस जुनून का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, इनके अंदर भी जुनून होता है, और उस जुनून का यूज कैसे किया जाता है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हो गया न्यूक्लियस, इसका हो गया के कक्षा, एल एम एन, इस तरह से कक्षाएं होती हैं। तो इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन जो शेष इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो घूमते रहते हैं। तो हर कक्षा का एक लिमिट है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो के में रहते हैं 2, एल में 8, इसमें 18, इसमें 32, ये रूल अफवाहों का। लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाते हैं तो वो जो तत्व होता है वो तो स्थायी हो जाता है, वो कुछ करेगा नहीं। तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही होता है तो अक्रिय हो जाता है, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा। तो इसके अंदर मतलब 6-7 गैसें आती है, उनका नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन? हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 ही होता है, देखो क्योंकि ये 2 में भर गया, तो 2 में भर गया तो जरूरत नहीं है, बाकी सब में 8 की जरूरत होती है। तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। इसको याद रखिएगा, इसको हमेशा पूछता है। हीलियम He2, नियॉन Ne10, आर्गन Ar 18, क्रिप्टन Kr 36, जेनॉन Xc 54, रेडॉन Rn 86। ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी गैसें हैं और ये सभी अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, हीलियम से हल्का होता है हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी उसका हवाई जहाज के चक्के में नहीं भरा जाता है। किसको भरते हैं? हीलियम को। क्यों? क्योंकि एक अक्रिय गैस है। यदि किसी वजह से किसी तरह की दुर्घटना होती है तो ये किसी गैस के साथ फ्लेमेबल ना बन जाए, मतलब कोई क्रिया ना कर जाए, इसलिए हीलियम डालते हैं। क्लियर? यदि हाइड्रोजन रहे तो और हल्का होगा। जैसे कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसमें हाइड्रोजन गैस काहे नहीं डालते, और हल्का होगा, तो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि किसी से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हीलियम रिएक्शन नहीं करेगा। तो यही एक कारण है कि एयर होस्टेस के रूप में लड़कियों को ही रखा जाता है एरोप्लेन में, क्योंकि लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो 5-7 वो ये लड़कियां होती हैं, तो लड़की 5-7 को रहेगी तो अपना पूरा संभाल के रखेगी। अब 5-7 को लड़का कर दे तो पता चलेगा कि 5 को लड़का 7 को लड़की के वजन के बराबर हो जाएगा। तो 2 को तो कम आदमी, वहां मैन फोर्स की जरूरत होती है, जितना ज्यादा मैन हो। ठीक है, तो लड़कियों को रखा जाता है अक्सर। एयर होस्टेस में आपको पुरुष नहीं मिलेंगे, ये सब क्रूज मेंबर्स में होता है, या फिर एयरपोर्ट पे हैंडीमैन होता है। हैंडीमैन समझते हो? बैग उठा के रखने वाला। ये सब का काम होता है। एयर होस्टेस जो होती है, खाली आप एरोप्लेनों में जाइएगा ना तो बाहरी से खड़ा हो जाएगी, वेलकम सर, ये उसके बाद आएगी, 2 को बताया गया इसे, ये ने मास्क है, इसे लगाओ, इन्हें दरवाजा है, आगे पीछे दरवाजा आ गया, खुल के सब वही बता देते हैं कि बीच में हवाई जहाज चलते समय कोई परेशानी आती है, यहाँ दरवाजा है, वहां दरवाजा है, कूद के जान देते। हाँ, चाय पानी लेके आती है बीच बीच में। अब हम भी जैसे नाम में जाके बैठ जाए, एक तो पहले कहीं चाय पानी देखा नहीं, ऊपर से चाय पानी मिलेगा सब ऐसे टिपते रहेगा बटन, हाँ क्या है, तने चाय दीजिए, तो कितना चाय पीना है। तो ये समझ गए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? रेबीज नहीं। मलेरिया किस मच्छर से? जोर से, मादा एनोफिलीज। डेंगू, मादा एडिस, मादा फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। और रेबीज कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, सियार काट ले, भालू काट ले, नेउर काट ले, मैंने कुछ जानवर काट ले, कौन बीमारी? जाइएगा यहाँ सदर अस्पताल में नहीं, या फिर गोलपत्थर में, वो पता हॉस्पिटल है जयप्रकाश नारायण, तो ये लाइन लगल रहता है, पूछेगा कोची काटा, कुकुर काट लिया, कोची काटा, सियार काटा, कोची काटा, बानर काटा, सबके एक सुई दिले है, सबके एक सुई। खाली पूछ लेता है कि जो ऐसे पूछा हमसे, कुत्ता काट लिया उन्हें? हाँ। कुत्ता को तुम जानते थे? नहीं, अरे जानते तो कटवाते का है हम। तो बोला ऐसे नहीं, मैंने पाले हो कुत्ता के, ऐसे ही काट लिया। पालते तो काटता का है, सवाल जवाब मत करो, जो पूछ रहे हैं बताओ। मैंने नहीं जानते, तो कुत्ता मर गया कि जिंदा है?
यही कौन सवाल है। तो हम सोच में पड़े क्या बोले, हम बोले जिंदा है। तब बोला कि जिंदा है तो 3 सुई, बोले मर गया तब, मर गया तो 5 गो। हम बोले क्या करें, तो कुत्ता को मार दिए थे हमें। हाँ, कुत्ता हमको काटा, हम कुत्ता को काट दिए। अरे हुआ क्या ना, कुत्ता मतलब पागल हो गया था, वो हमारे साथ 15-20 लोगों को काट दिया। मैंने उस कुत्ते को अनुभूति क्या हो गई थी कि जो लोग बाइक पे 2 जाएगा ना उसको काट लेना है। देखो सच में बता रहे हैं, कुत्तों का जो टॉयलेट होता है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जहां भी गाड़ी उड़ी खड़ा होगा ना खास करके, तो आएगा होगा पास से पैर उठा के चल देगा, वो अपना गंध उस पर छोड़ देता है। उससे क्या होता है, उसका एरिया डिसाइड होता है। इसके अंदर जब दूसरा कुत्ता आएगा तो पहले सूंघता है, इन्हें रहे लगना, वो निकल लेता है, समझ गया, एरिया कमांड कर देता है उससे। कभी क्या होता है कि यदि कोई 2 आदमी बाइक से जा रहा है, उस कुत्ते को कभी हार्म कर दे, मतलब चोट लगा दे या फिर उसके बच्चे को चाप दे, कुछ हो जाए ऐसा, तो लोग ध्यान में रख लेता है कि अच्छा 2 गो बैठल था, अब जो व्यक्ति 2 को जाएगा उसके पीछे दौड़ जाएगा वो। यही कारण होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। या फिर यदि मान लो किसी एरिया में किसी कुत्ते ने टॉयलेट कर दिया आपकी गाड़ी पे, और आप दूसरे एरिया कुत्ते से गुजर रहे हैं, वो सूंघेगा, अरे दूसर के है, भौंकना शुरू कि तू इन्हें कहां से आ गया, तू दूसर के एरिया का है। इस कारण से कुत्ते गाड़ी के पीछे भौंकते हैं। ठीक है, ये काफी गहरा रिसर्च है, तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। अच्छा, किसी रिसर्च पे जब एक बुक पब्लिश होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है, अरे कुइया इसलिए कोई आता है ना कि रेबीज वाला कुत्ता या फिर बंदर कोई काट ले तो उसको हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो कुइया झका के देखा था कि झांक के देख तो कि मैंने पानी से थोड़ा डर नहीं ना लग रहा है। यदि कुइया देख के डर लगा तो समझो कि अस्पताल ले जाना जरूरी है। तो गाँव के लोग कहते हैं कि 7 गो गिट्टी ले लो और 7 गो कुइया में डाल के देखो। डाल के देखे मतलब वो लोग सोचना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि तुम पानी देखो, तुमको डर लगे तो हॉस्पिटल ले चलेंगे, ना तो इसे निपटा देंगे। अरे बाल्टी में नहीं, ज्यादा पानी देखोगे तब ज्यादा पानी देखोगे तब, कम पानी से नहीं। अब नहाने से डरने लगेगा नहीं। हाँ, फलगुल को देखे तो हो सकता है। हाँ, तो हमारा 3 लगा, बोल दिए ना बाद में के मार दिए, बोला कि जिंदा है, और यदि आपने पाला नहीं है तो 5 गो। कैसे हो सकता है, कुछ खाता हो मीट मांस, कुछ खाता हो तो 5 गो। हम बोले, हम बाद में बोले तो हम मारिए दिए हम, बोला तब 3 गो निपट जाएगा तो दे दीजिए। 3 गो कैसे, बुधवार को बुला रहा था, हर बुधवार को आओ। हम बोले अरे कहीं रविवार कर दो, बीच में ट्यूशन उसन है। उससे मतलब है तुमको कुत्ता कल काटा था, आज ही ना सुई लगेगा, तुम आओ जाके लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, 1952 में। इसको बोलते हैं बाबू सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना कि राष्ट्रीय विकास परिषद जितनी भी राष्ट्र में योजनाएं लागू होती हैं सबको क्रियान्वित होने के लिए यहाँ से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। यदि सुपर मतलब ये राष्ट्रीय विकास परिषद अप्रूवल नहीं दे कि ये काम देश में हो, ये बोले कि नहीं होगा, तो वो काम नहीं बढ़ेगा आगे, उसके लिए योजना टाल दी जाएगी। तो ये अक्सर अप्रूवल देता है, अक्सर क्या हमेशा अप्रूवल देता है तभी योजनाएं चलती है, इसलिए इसको सुपर कैबिनेट करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, मुंबई में एक मैदान है ग्वालिया टैंक मैदान। तो कई बार लोग इसमें ग्वालिया देखते हैं ना, तो ग्वालिया नहीं देखेगा, ग्वालियर पढ़ रहे हैं, ग्वालियर पढ़ते मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश लिख ले रहता है। लिखता है क्वेश्चन कि ग्वालिया टैंक मैदान कहाँ है, ऑप्शन ए में रहता है मध्य प्रदेश और डी में रहता है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश पहले, ग्वालियर मध्य प्रदेश मार, तो ऐसा नहीं। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ, महाराष्ट्र में, और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो के नारा के साथ शुरू होगा। एनटी ना एनटीपीसी तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं कहां से, कहां से, अजंता और एलोरा की गुफाओं से। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहां मिलती हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किस जिले में, औरंगाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अजंता और एलोरा की गुफाओं में 3 धर्मों का समावेश है। ठीक है, यहाँ हिंदू भी जाते हैं
बौद्ध भी जाते हैं और जैन भी जाते हैं। ठीक है, इन तीनों मतलब धर्मों से जुड़ा हुआ चित्रकला इसमें बनाया गया है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लगभग 43 चीजें शामिल हो चुके हैं। कब तक के डेटा के अनुसार, मतलब पिछले अप्रैल के डेटा के अनुसार, शायद उसके बाद और भी बढ़ा है, तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 45 तो मैं जानता हूं। ठीक है, और ये हो गई मतलब चीजें ऐसी जो कहीं पे कोई इमारत है, कोई पेश है, और 10 अमूर्त चीजों को रखा गया। अमूर्त चीजें कहने का मतलब कि जो वर्चुअली है, जैसे मेला लगेगा खत्म हो जाएगा, तो जो दशहरा का मेला है कोलकाता का, उसको भी यूनेस्को के साइट में, मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और भी कुछ चीजें शामिल की गई, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो एलोरा जनता के बारे में समझ गए। यहाँ पे कौन कौन धर्मों का समावेश है? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का समावेश है। आगे बढ़े। सर्वाधिक मतदाता किस देश में? कितने मतदाता? 90 करोड़ मतदाता। कितने? 90 करोड़ मतदाताओं ने 17वीं लोकसभा का चुनाव में वोट दिया था। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब? 19। अभी तो 24 में चुनाव होगा, इसमें देखना है कि कितने मतदाता वोट करते हैं। अभी एक डेटा आया था कल या परसों, जिसमें पता चला कि 8 अरब पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या हो चुकी है। कितनी? 8 अरब। ठीक है, तो कई को बहुत शॉकिंग एकदम स्टेटस में था। एक दोस्त हमको फोन किया, ए दुबे जानते हो का 8 अरब हो गया जनसंख्या, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा योगदान कितना है? तो बोला एको नहीं। मैं तो शांत रहो। हाँ बढ़ाएगा तो इसमें, हाँ ठीक है कि बढ़ाएगा। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु में एक मंदिर है मदुरै। ठीक है, मदुरै में कौन सा मंदिर? मदुरै में मंदिर जिसका नाम क्या है? मीनाक्षी मंदिर। ये काफी फेमस मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। केरल में एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके अंदर एक मंदिर है जिसमें कुछ सालों पहले तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसमें महिलाओं का प्रवेश जारी किया गया। ठीक है, और तमिलनाडु में एक मंदिर है राजा राजराजेश्वर मंदिर, जिसमें रात के समय महिलाओं का प्रवेश वर्जित है अभी भी। ठीक है, दिन में महिलाएं जा सकती हैं, रात में नहीं जा सकती हैं। क्लियर। तंजौर, हाँ बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, वही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। महाराष्ट्र में आपने पढ़ रखा होगा लक्ष्मी कौन मंदिर है जहां हीरोइन सब जाता है? अरे हीरो हीरोइन सब जाता है रोज, वो कौन मंदिर कहा जाता है? ना ना ये यहाँ महाराष्ट्र में मंदिर है, गणेश जी का कोई मंदिर है। तो अक्सर मतलब पेपर में पढ़ोगे ना तो लिख देता है कि मंदिर में गया, पता ना क्या नाम है। तो आप ध्यान रखना, गणेश जी का मंदिर है, वहां सब जाता है। देश प्रिय किसका उपनाम है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का नाम होता है देश प्रिय। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार विभूति। चित्तरंजन दास को देश बंधु। देश, अच्छा दीन बंधु किसको? एंड्रू स्वेट को, जो उधर बताया था हमने। नेपोलियन, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते थे, भारत का नेपोलियन। ये चीजें ध्यान रखेंगे। जाटों का नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? गोकुल ने। तो गोकुल, चूड़ामन, ये जो लोग थे ये सब जाट के नेता थे, लेकिन औरंगजेब ने जब विद्रोह किया था जाटों के साथ, तो उसमें नेतृत्व कौन किया था? गोकुल ने किया था। जाट एक जाति है जो हरियाणा और राजस्थान के अक्सर इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भारतीय नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी समाज में आधुनिकता आई है। आधुनिकता कहने का मतलब हम लोग इंग्लिश पढ़ने लगे, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे देश में कैफे वगैरह वगैरह खुल रहे हैं। ये सब हमारे देश का चलन नहीं था, लेकिन हमारे देश में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है? राजा राम मोहन राय का। इन्होंने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। कब? 1829 में। किसका अंत हुआ? सती प्रथा का। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उससे मिलकर के इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। 1828 में इन्होंने एक आश्रम शुरू किया था, उसका नाम क्या था? आत्मीय सभा।
अच्छा 1815 में। अच्छा, वेदांत वेदांत कॉलेज, अच्छा ठीक। और एक कुछ और ने शुरू किया था, मतलब आत्मीय सभा 1815, और एक कुछ इन्होंने 1828 में शुरू किया था, हमें ध्यान नहीं आ रहा है क्या था। और दयानंद सरस्वती का एक फेमस कोट है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये इनका कोट है। ब्रह्म समाज, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पहला वो निकाला था अपना, प्रति व्यक्ति आय, उस समय 20 रुपया निकल के आया था। अभी तो ये लगभग 90,000 के आसपास है। तो आप लोग जो आय सर्टिफिकेट अपना बनाते हैं ना, भले ही आय हमारा 10 रुपया, मतलब 10,000 रुपया होता है साल का, लेकिन उसमें लिखना पड़ता है कि 90,000 है। हाँ, अरे आय सर्टिफिकेट जो बनाते हैं ना, इसमें 90,000 लिखवाता है सर, पता है ना, 1 लाख से ऊपर बनाना पड़ता है। अच्छा, उससे और ज्यादा बना दिया, 8 लाख से ऊपर तो स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो ये सारा मामला देखते हुए बनवाना सर। तो वो अक्सर उसका होता है जिसके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसका तो फिक्स इनकम है भाई। लेकिन बिजनेस वाला या फिर मजदूरी जो कर रहे हैं, उनका तो रियल में 8 लाख से कम है। तो चीज ध्यान से रखते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अच्छा, कई लोग हैं जो 1930 पे सहमत है, और कितने लोग 1947 पे सहमत है? 30 के 47, 30 के 47, क्यों 30 भाई? ध्यान रखेंगे, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए, कांग्रेस पहले हमारे देश में एक संस्था थी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना होती है 1985 में, ठीक है, हाँ 1885 में। 1885 में इसलिए स्थापना की गई कि जैसे होता क्या था कि हर समय जब आंदोलन होते थे भारत को आजाद कराने के लिए, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता हो जाते थे। तो उससे अंग्रेज भी कंफ्यूज रहते थे कि ओकरा संभाले, किसको संभाले। तो अंग्रेज का एक अधिकारी था जिसका घर था स्कॉटलैंड में, नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो उसने कहा कि आप लोग एक संस्था का गठन कर लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसी मंच पे आके अपने सभी बातों को शेयर कीजिए, और वहां से एक नेता उठ करके आएगा और वो हमारे वायसराय से बात करके निपटाएगा। तो उसने खुद ही हमें आजादी का रास्ता दे दिया कि ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उस समय कार्यकाल चल रहा था 1885 के आसपास लॉर्ड डफरिन का। किसका? लॉर्ड डफरिन का। तो आजकल मतलब एक मॉडर्न युग में गाली होता है डफर, लड़की अक्सर बोलती है वाह डफर कहेगा। तो डफर मतलब होता है बेवकूफ, गधा, ठीक है। डफरिन को मान लो गधा था जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस की स्थापना होने दिया, ठीक है, 1885 में। तो 1885 में जो पहला बार गठन हुआ, उसकी सभा जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कहां पे? मुंबई में। क्योंकि उस समय मतलब ऐसा सोचा गया कि इसको करना है कहां पे? पुणे में। तो उस समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग को काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत। चूहों के द्वारा वो बीमारी फैलती है। चूहे अनाज के गोदाम में जाते हैं, उनके शरीर पे वो परजीवी होता है जो प्लेग को कैरी करता है, वो अनाज में चला जाता है। उस अनाज को हम खाते हैं तो शरीर पे फोड़ा फोड़ा जैसा निकलने लगता है, शरीर पूरा गल के गिरने लगता है। उसका कोई दवा उस समय नहीं था, इसलिए वो काली मौत कहते थे। तो इसलिए पुणे में नहीं हुआ, कहाँ हुआ? वो मुंबई में गोकुल दास संस्कृत कॉलेज था, उसी में वो चीज हुआ, मतलब अधिवेशन हुआ 1885 में। उसके बाद हर साल अधिवेशन होता था। तो 1929 का जो हुआ वो कहां पर हुआ? लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में। और वहां पर अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही वहां कहा कि अब हमारा देश जो है स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी की रात को उन्होंने रावी नदी के तट पर खड़ा होकर झंडा फहराया और कहा कि इसी दिन से स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। और उस दिन को याद करते हुए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था, लेकिन हमने उसको लागू करने में 2-3 महीने का देरी किया। क्यों? क्योंकि वही 26 जनवरी को हम याद कर सके। क्लियर? नदी का तट कौन सा था? रावी नदी का तट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और 2 बार अध्यक्ष बने। कब कब? 1936 में एक अधिवेशन हुआ फैजपुर में। फैजपुर पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो अक्सर हमने क्वेश्चन देखा है कि पहला अधिवेशन गांव में कौन सा हुआ? तो फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ? 36 में। और 36 में ही एक और अधिवेशन हुआ, एक हुआ था अप्रैल में, एक हुआ था दिसंबर में। तो दिसंबर वाला जो हुआ लखनऊ में, दिसंबर वाला लखनऊ में। और दोनों में अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और 29 में जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो ढेर सारी चीजें यहाँ पे आपने सीखी। देखो ध्यान में रखिएगा सब चीज, ये हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूछा गया है आपसे, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं। आगे बढ़े तो ये 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। किस भारतीय नौसेना जहाज में अपने तरह का पहला इंडोर शूटिंग रेंज है? INS
कर, ठीक है। ये एक जहाज है जिसके अंदर में शूटिंग रेंज बनाया गया है कि उस पे जो लोग रहेंगे वो शूटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। जहाजें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब उसमें 2-4 को फुटबॉल का फील्ड समा जाएगा। जो आईएनएस विक्रांत अभी बन रहा है, इसमें 30 हाथियों का 30 नहीं सॉरी कितना टन वजन जो है उस पे कैरी यदि कर दिया जाए फिर भी वो नीचे हिलेगा नहीं। उसके लिए परमाणु बम मार के देखा गया कि उससे जो समुद्र में थथराहट होती है उससे इस पे क्या असर आता है, फिर वो हिला नहीं। तो इंडिया का इंडिजीनियस मतलब होता है खुद का बनाया हुआ, ठीक है। तो भारतीय लोग ही, भारतीय इंजीनियर ही उसको बना रहे हैं, आईएनएस विक्रांत। और वही आईएनएस विक्रांत हमारा जो पुराना था जिसको तोड़ करके और बजाज ने खरीद लिया था, उसका जो स्क्रैप था, और उसका एक गाड़ी बनाया विक्रांत था। एक गाड़ी देखे होंगे बजाज का विक्रांत था, तो वही आईएनएस विक्रांत था जिसका स्क्रैप जब बेचा गया था तो उसका लोहा गला गला को बाइक बनाया। क्लियर? सोचो कितना बड़ा होता है कि पूरा एक जहाज तोड़ा गया तो उससे बाइक का पूरा पूरा रेंज बना दिया गया। हजारों लाखों बाइकें बिकी उसकी बनी हुई। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? पर्यटन मंत्रालय। अच्छा, 2.0 जहां भी लगेगा उसका मतलब आप समझ लेना कि ये को पहले हो चुका है, दूसरा का इस बार होने वाला है। जिसको 2.0 ना कहेंगे 2.0 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2.0 मतलब बोलने के क्रम में ऐसा बोलिएगा आप लोग हमेशा 2.0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। जैसे आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, महिंद्रा का नाम ध्यान रखिएगा, महिंद्रा की जितनी गाड़ियां होती हैं सभी गाड़ियों का नाम लास्ट में ओ होता है। सभी गाड़ियों के नाम में क्या होता है? लास्ट में ओ होता है। ऐसा मतलब आनंद महिंद्रा का मानना है कि ओ हमारा लकी वर्ड है। जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, 700 नहीं कहता है वो लोग, क्या कहता है? 700, एक्सयूवी 300। तो उसका मानना है कि हमारी जितनी गाड़ियां आएंगे मार्केट में सब में पीछे में क्या रहेगा? अक्सर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी महिंद्रा की गाड़ी तो लास्ट में ओ रहेगा। हाँ, अरे थार का नाम नहीं है भाई, कुछ और होगा। थार हम लोग कह लेते हैं ना। बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु किस गेम की खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इनको कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल। इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था 2016 में उसमें उनको सिल्वर मिला था, इस बार इनको ब्रॉन्ज मिला। इस बार गोल्ड मेडल किसको मिला था? इस बार भारत को मेडल टैली में सबसे पहले मतलब सबसे पहला मेडल किसने दिलाया? मीराबाई चानू। किसकी खिलाड़ी हैं? लिफ्टिंग की। बजरंग पुनिया किसके खिलाड़ी हैं? कुश्ती की, फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, ठीक है। तो इन सबने इस बार के मतलब ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिलाया है, ठीक है। सबका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बर्मिंघम में जो राष्ट्रीय, बर्मिंघम है कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड एक देश है, लंदन उस पर एक जगह है, जिससे बिहार में पटना। तो पटना का दिन से पूरा बिहार तो नहीं हो जाएगा ना। बर्मिंघम में एक पैलेस है, बर्मिंघम पैलेस, ठीक है। वहीं पे रानी रहती है, जिस रानी का अभी निधन हुआ। उसका शरीर 5-7 दिन रख दिया सब, वो समझ नहीं आया गला रहा है कि कहा सड़ा रहा है। जो इंग्लैंड की महारानी अभी मरी तो 5-7 दिन उनका शरीर रख के ये देश से आ रहा वो देश से आ रहा, कैसे रखा होगा? सोचते हैं कि मर गया तो कहा जल्दी जला उला कर निपटाओ, अब रखना कोई चीज, चला गया सो गया, हाँ रख दिया। ब्लू ट्यूब को किस स्टेट की बटरफ्लाई घोषित किया गया? सिक्किम का। देखो अक्सर होता क्या है, जैसे अभी एक मछली खोजा गया था, कहां पे? महाराष्ट्र में। किसने खोजा पता है? सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, ये कौन है? ठाकरे। हाँ, उसका वो बेटा है, आप ही लोग उम्र का होगा, आशीष ठाकरे कुछ ही नाम है। वो एक मछली खोज कर दिया, समझ नहीं आया कैसे खोज कर दिया। कोई और खोजा होगा, सब मारपीट के नाम ले लिया होगा, वही हुआ होगा। तो उसने एक मछली को खोज कर दिया, और वो मछली जो है मतलब आ गया ऐसे न्यूज में कि आदित्य ठाकरे नाम है, आदित्य ठाकरे ने मछली खोज दिया। मछली तालाब में तैर रही थी, पकड़ लिया, खोज ही लिया। तो उसी तरह से मतलब कहीं कहीं नई नई स्पीसीज को खोजा जाता है। तो एक ब्लू ड्यूक नाम की बटरफ्लाई को खोजा कहाँ पे? सिक्किम में, और उसको राज्य बटरफ्लाई का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद। जो बिहार पुलिस के स्टेट पे देखते हैं बरगद, तो राज्य वृक्ष है हमारा। हाँ, के जाने कौन है? अशोक उसो कुछ रख ले हो। कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? कौन करेगा?
दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स जो था, इसमें जो नाम आपका है उसी हिसाब से इसकी अध्यक्षता चलती है। पहले आता है BRICS। सबसे पहले कौन आएगा, मतलब पहले यदि ब्राजील कर दिया, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि ये जो पांचों देश हैं, ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आगे चल के पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगी। और आज का शायद अखबार हमने देखा कहीं या फिर कुछ न्यूज देखा जिसमें लिखा हुआ था कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, यूके को पछाड़ के। क्योंकि यूके अभी ऐसी स्थिति में है कि पूरा डगमगाया हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले वहां की जो पीएम थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका नाम क्या था? हाँ, एलिस ट्रस। तो एलिस ट्रस ने कहा कि हमसे संभल नहीं रहा है, हम देंगे इस्तीफा। उसके बाद अभी इंडियन ओरिजिन के हैं ऋषि सुनक, जो वहां के पीएम बने हैं। ठीक है, तो भारत के लोग तो ऐसे खुश है, जैसे लगता है कि सबके चाचा बन गए हैं, सबको वही नौकरी देंगे। यूपी में कुछ दिनों पहले एक न्यूज देखा हमने, मतलब निकला पेपर में, कि अब यहाँ के जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनको विदेशों में नौकरी मिलेगी। यानी हाँ, इंडिया में देके थक गया तुम लोग, अब विदेश में देखा। गजब का हाल है भाई। हाँ देखो, देखो चचा भी। कल था इंटरनेशनल मेंस डे। कल क्या था? इंटरनेशनल मेंस डे। लेकिन हाँ जाके एक को बताओ तो तुम लोग एक को लड़की विश कीजिए। लेकिन सब 75 बार गर्ल्स डे, ई डे, वो डे विश करता। गधा। कल था, ठीक है, 19 नवंबर को। 19 नवंबर को होता है इंटरनेशनल मेंस डे। इस तरह से कुछ कुछ जो डे होते जाएंगे हम लगाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है, मीम्स के रूप में याद हमने लगा दिया। समाज पढ़ाएं? ढेर बचा हुआ है, टाइम को पढ़ा थी। अब हिंदी पा जाना, ठीक है, इसको यहाँ रोकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा कर दिया ना। क्लास हुआ है कुल मिलाकर हम लोग जानते हो लगभग 1 घंटा 56 मिनट।